जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुश्तबा बेग है और क्लाइमेट एक्शन स्किल्स में जो है मैं समझ लें कि यही और ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट करना, ये सारे काम मैं करता हूँ। और आप सबको बहुत खुशामदीद। अभी कुछ डॉक्टर नौरीन आ गई हैं, फरीन, हफ्सा और अलिशबा याकूब, ये आ चुके हैं। इसकी एंट्रेंस हमने ओपन रखी है क्योंकि ओपन इनविटेशन पे वैसे हमारे कोर्सेज जो होते हैं उसमें रजिस्ट्रेशन फीस होती है, लेकिन इसमें किसी किस्म की ना, मतलब रजिस्ट्रेशन फीस नहीं, रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं कुछ, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसकी मैंने वीडियो ऑन कर दी है और साथ साथ मैंने इसकी अटेंडेंस भी ऑन कर दी है, क्योंकि ये हम ट्रैक रिकॉर्ड रखेंगे। ये किताब जो है थोड़ी सी ज़ख़ीम है, जिसको क्लाइमेट बुक का नाम दिया जाता है। ये बड़ी मशहूर, बड़ी मार्कतुल आरा किताब है जिसको कहें, और तकरीबन इसकी अब तक 5 लाख कापियाँ बिक चुकी हैं। पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा ये हवाला या इसका रेफरेंस नहीं दिया जाता, सिवाय इसके कि एक लिमिटेड क्लाइमेट जो कम्युनिटी है वहाँ भी। और वहाँ भी ये है कि कुछ लोग जो है पढ़ते हैं इसे, कुछ नहीं पढ़ते हैं, कुछ खाली रेफरेंस देते हैं। लेकिन बहरहाल ये है कि ये इस वक्त एक रेफरेंस बुक के तौर पर कंसिडर की जाती है। ये इसकी खास बात है इस किताब की। और ग्रेटा थ्यूनबर्ग एक आलमी, अच्छा मैं पहले फॉर्मेट बता दूं, पहले मैं इसके ऊपर एक रिव्यू पेश करूंगा। कोशिश करूंगा जल्द से जल्द, मेरी कोशिश होगी 45 मिनट्स में इसको दे दूं इस पूरे रिव्यू पे। उसके बाद ओपन डिबेट होगी। आप इसमें इस किताब से रिलेटेड बाहर अगर चले गए तो फिर वही डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी, और डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि आपका जो असल मौजू है उससे हट जाएंगे, और जो कुछ हम आज सीखने के लिए एक दूसरे से सीखने सिखाने के लिए एक दूसरे के साथ, उसके लिए जो हम जमा हुए हैं, वो मकसद उतना हासिल नहीं हो सकेगा जितना कि होना चाहिए। तो ये एक माहाना बुक रिव्यू सेशन होगा। वैसे हमारी ट्रेनिंग होती हैं 12 हफ्तों की, 10 हफ्तों की, 5 हफ्तों की, वो मैं अभी उसका जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि उसमें टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो इस वजह से सिर्फ ये किताब के ऊपर फोकस रहेंगे। तो ये हर महीने एक किताब देखी जाएगी, क्योंकि ये किताब काफ़ी ज़ख़ीम है। 400 450 सफ़हात पर मुश्तमिल ये किताब है। पहले ये किताब मिलती नहीं थी, तो मैंने क्या किया था, इस किताब को प्रिंट लेकर और इसकी बाइंडिंग करा ली। ये किताब है। अब आप इसकी ज़खामत का अंदाज़ा कर लें कि इसकी ज़खामत कितनी है। कुल 600 पेजेस हैं इसमें, लेकिन उसमें से 450 के करीब जो है उसमें ये टेक्स्ट है, और बाकी जो सेक्शन है बहुत ही अच्छा जो होता है वो एक ग्लॉसरी का है। मतलब ये ऑलमोस्ट अगर आप देखें ये डिक्शनरी की तरह है। जैसे डिक्शनरी होती है ना, उस तरह से इसमें तमाम टर्मिनोलॉजी ए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखी हुई है। कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो वो वहाँ पर उन पेजेस के ऊपर जाएं और इस किताब को समझ सकते, पढ़ सकते हैं, और उस रिलेटेड टर्म को समझ सकते हैं। ये इसका टाइटल है। ये मैंने अंदर लगवा दिया था, ऊपर से बाइंडिंग करवा दी थी। तो ये टोटल ये किताब है। और अब सुना है कि लिबर्टी बुक पे अगर आप इंपोर्ट ऑर्डर करें तो ये मिल जाती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग प्रिंट सेशन से एंजॉय करना चाहते हैं वो ये किताब को इस तरह से ही पढ़ सकते हैं। तो इसका बैकग्राउंड इस किताब का ये है कि हमने ये तय किया है कि इसको रिव्यू हम कई सेशंस में करेंगे। तो इसका काफ़ी ज़ख़ीम किताब है। इसमें 100 के करीब आर्टिकल, 100 के करीब जो आर्टिकल हैं वो दुनिया के जो भी क्लाइमेट एक्टिविस्ट, साइंटिस्ट, पॉलिसी मेकर, उनसे लिखवाइए। ग्रेटा थुनबर्ग का ये बैकग्राउंड है कि 2014 में इसने अपने पार्लियामेंट के सामने थोड़ा ये समझ गई थी उस वक्त क्लाइमेट चेंज कितना डेंजरस है, कितनी इसके आगे इफेक्ट्स होने वाले हैं। तो वो एक प्ले कार्ड लेकर बैठ जाती थी। बस उसका कंसिस्टेंसी और होप, ये दो चीजें उसके पास थी। कि दुनिया शुरू में तो उसको नोटिस ही नहीं करती थी, देखते ही नहीं थे। फिर जो है कुछ लोग इकट्ठा होने लगे, कुछ लोगों ने देखा एक छोटी बच्ची आके बैठ रही है पार्लियामेंट के सामने, कुछ लोग आके बैठने लगे थोड़ी सी देर के लिए। हर फ्राइडे को वो बैठती थी। उसने कहा था कि अपने फ्राइडे को अपने फ्यूचर के लिए जो है ना स्पेयर करो। तो फ्राइडे फॉर फ्यूचर के नाम से एक आलमी तहरीक है, पूरी दुनिया में इस वक्त चल रही है। अच्छा, इसमें जब भी मैं ये बात करूंगा तो पाकिस्तान को आप इसको एज ए स्पेशल केस ले। पाकिस्तान के क्योंकि कंपीटिंग वेरिएबल्स इतने ज्यादा हैं, दीगर इतने मसाइल हैं कि हम चाहें भी तो इन इस मसले के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर सकते।
बाकी जो कल जिसके असरात सामने आने वाले हैं, आज जिसके असरात फौरी तौर पर, लोड शेडिंग हो गई, बेरोजगारी हो गई, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गई, ये ऐसे मसाइल है कि इसी में हम बहुत ज्यादा जो है ना इसमें फंसे हुए हैं। इसलिए ये लॉन्ग टर्म जिसको कहते हैं प्रोएक्टिव एक्शन जिस पर लेना होता है, ये उनमें से एक है, और उसमें हम जो है अभी काफी पीछे हैं। तो हमें ऐसा लगेगा जैसे हम मैं बात कर रहा हूँ तो सुनने वाले ये कहेंगे ये कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं। ये दुनिया में हर जगह ये हो रहा है कि फ्राइडे फॉर फ्यूचर, फ्राइडे के दिन उसकी कॉल पे भी अपने तौर पे भी लोग मुजाहरे करते हैं। तो मैं बात कर रहा था वह जो स्वीडिश पार्लियामेंट के सामने वो प्ले कार्ड लेके बैठती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको मीडिया ने हाईलाइट किया, मीडिया ने हाईलाइट करने के बाद फिर जो है उसको नोटिस किया गया इस तरह का, और फिर उसको कई इवेंट्स में बुलाया गया, और जो अपना कॉप जो होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज उसमें वो गई, उसमें बहुत ही एक ज्यादा एक यादगार तकरीर की, जिसको हाउ डेयर यू के नाम से अगर आप यूट्यूब पे लिखेंगे हाउ डेयर यू, तो वो उसमें पूरी जो नस्ल है, पुरानी नस्ल जिसको ओल्ड जनरेशन कहते हैं, उसको एड्रेस कर रही है, पावरफुल लोगों को, कि आपने क्या हाल कर दिया इस दुनिया का जो अब मुझे मिल रही है, आप इस हाल में दे रहे हो, और आप जरा से नादिम भी नहीं हो, इसके ऊपर एक्सक्यूज भी नहीं कर रहे हो, बल्कि उल्टा जो है इसके ऊपर अलग अलग आरा दे रहे हो, और अब भी इसके अंदर जो है ना वजाहत नहीं आने दे रहे हो। तो इस किस्म की एक तकरीर उसने की थी, उसकी वजह से फिर पूरी दुनिया में उसको माना गया। अब तो बहुत बड़ी उसकी सोशल मीडिया फॉलोइंग है, ग्रेटा थुनबर्ग फाउंडेशन के नाम से एक उसकी तहरीक है पूरी दुनिया में। और ये किताब जो है उसने इसी हवाले से लिखी, दुनिया में लोगों को बताने के लिए, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज का इशू है उसमें ये समझ लें कि तीन अहम जो है स्टेक होल्डर्स हैं क्लाइमेट चेंज के इशू में। एक साइंटिस्ट है, एक पॉलिसी मेकर्स हैं जिनमें सब आ जाते हैं, गवर्नेंस आ जाता है, तो बिजनेस एसोसिएशन जा जाता है, और तीसरा जो है वो एक्टिविस्ट है जिसमें मीडिया भी आ जाता है और सिविल सोसाइटी भी आ जाती है। तो ये एक इस तरह की अरेंजमेंट बनता है इसमें, जिसमें साइंटिस्ट जो है वो बता रहे हैं, साबित कर रहे हैं हर तरह से कि अच्छा मेरी आवाज नहीं आ रही हफ्सा, बाकी को आ रही है आवाज, बाकी सबको आवाज आ रही है, आपको नहीं आ रही। आप माइक्रोफोन वगैरह अपना जो है ना गूगल मीट उसको चेक करें, बाकी सबको मैं देख रहा हूँ आवाज की तरफ से कोई कंप्लेन नहीं है। तो ये देखें ये सूरत हाल है कि अ, ये तीन स्टेक होल्डर हैं। साइंटिस्ट कंफर्म करते हैं हर तरह से, जैसे 95% जो साइंटिस्ट बड़े साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये कंफर्म किया है कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रही है ये इंसानी वजूहात की बिना पर हो। फिर उसके बाद पॉलिसी मेकर्स उसके हिसाब से फिर एक्शन लेते हैं, ग्लोबली भी और नेशनली भी। तो उसी वजह से फिर यूएनएफसीसी बनाया गया, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और फिर एक्टिविस्ट जो है वो मॉनिटर करते रहते हैं पॉलिसी मेकर्स को, मीडिया और सिविल सोसाइटी, और उनको बार बार जो है कहते हैं कि आप जो है इसमें सोशल जस्टिस, क्लाइमेट जस्टिस रखेंगे, जो ज्यादा नुकसान जो है इसका फेस कर रहे हैं उनको जो है ना ज्यादा कॉम्पनसेट किया जाएगा, उनके लिए पॉलिसीज में ज्यादा से ज्यादा प्रोविजन रखे जाएंगे, ये सारी चीजें। और उनको जो है काम उनको तेज तर करने के लिए भी कहते रहते हैं, ये एक्टिविस्ट का जिसमें मीडिया और सिविल सोसाइटी इनका काम, ये एक पूरा ट्रॉयका बनता है इसका, जिसमें ये तीनों होते हैं। तो उसने ग्रेटा थुनबर्ग ने इसमें 100 आर्टिकल शामिल किए हैं, और उन आर्टिकल्स में मुनासिब बिल्कुल बराबर की रिप्रेजेंटेशन दी गई है तमाम को, जिसमें सिविल सोसाइटी की जी, थोड़ी सी डिस्कनेक्टिविटी हो गई थी, वो दोबारा से बहाल की हमने। साइंटिस्ट के साथ साथ थे और पॉलिसी मेकर्स, उन्होंने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया। इस तरह से ये सिलसिला हमारा ये किताब जो है इसके ऊपर हम देखेंगे। अगर ये आप देखें, ये एक माइंड मैप बनाया है, तो इसको हम तेजी से देख लेते हैं, उसके बाद बाकायदा एक प्रेजेंटेशन के ऊपर जाएंगे। ये है वो माइंड मैप जिसमें ये सारे सेक्शन है, जैसे ये इसके पब्लिशर का नाम लिखा है, इसको दोहराने की जरूरत नहीं। प्रॉब्लम तो सबसे पहले हाईलाइट किया गया है कि सबसे पहले हमें ये क्लाइमेट चेंज को, किताब में कई आर्टिकल्स ऐसे हैं जिसमें ये कहा गया है कि सबसे पहले हमें जो है इस प्रॉब्लम को समझने की जरूरत है, और उससे भी पहले हमें इसकी अहमियत को समझने की जरूरत है। तो ये टॉपिक ऑफ आर्टिकल्स अगर आप देखें
तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जिसमें से 4 जो है हाउ क्लाइमेट वर्क्स के ऊपर हैं, प्लैनेट कैसे चेंज हो रहा है ये बताया गया है, किस तरह से उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, किस तरह से उसकी मौसमों के पैटर्न्स बढ़ रहे हैं, किस तरह से उसका इम्पैक्ट आ रहा है इकोनॉमी के ऊपर और सोशल लाइफ के ऊपर और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, इकोलॉजी के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर, और हमें क्या कुछ करना है और हमें क्या कुछ लाजमी करना है। ये सारे कुछ जो है 17 आर्टिकल, और बाकी कुछ आर्टिकल हैं जो 100 करेंगे हम तो उसमें से बहुत सारी चीज जो है ना आर्टिकल ऐसे हैं जिनको आप कहें कि इन कलेक्टिवली उसने कवर किया है, 3 टॉपिक को, 2 टॉपिक को। और सबसे ज्यादा इसमें जो कंडेम किया गया है वो फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री को, लीडर्स इन एक्शन को, और बिल्कुल गैर वाज़ेह प्लेजेस जो हैं। आप अगर देखें 2 बड़े माहदे हैं, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट। उनमें से इवन के क्योटो प्रोटोकॉल में भी बहुत ज्यादा वजाहत के साथ ये बात नहीं लिखी गई थी कि जो जिम्मेदार हैं वही फाइनेंसिंग करेंगे किसकी, जो लोग ज्यादा इसके असरात को फेस कर रहे हैं। तो इस वजह से फिर क्योटो प्रोटोकॉल के बाद जो है पेरिस एग्रीमेंट बनाने की जरूरत पेश आई। उसके बावजूद भी अब तक देखें तो जितना हम प्लेजेस कर रहे हैं ग्लोबली भी और नेशनली भी, उसको अचीव उतना नहीं कर पा रहे हैं। जैसे 2030 में ये प्लेज है पूरी दुनिया की कि 50% जो है फॉसिल फ्यूल को कम कर देंगे, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन को कम करने के लिए फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम कर देंगे। तो 50% के लिए हमें ये करना है अब भी कि पूरी दुनिया में जो है तकरीबन अगर 6 साल बाकी बचे, 5 साल बल्कि, तो 5 साल में आप समझ लें कि 10% सालाना हमें जीएचजी एमिशन कम करने हैं। लेकिन अब तक हम ओवरऑल जीएचजी एमिशन कम नहीं कर पाए हैं, सिवाय कोविड वाले साल के, जब मशीनरी कम चली थी और गाड़ियां कम चली थी, तो उस साल तो जीएचजी एमिशन हुई कम थी। लेकिन उसके बाद हमने, वाहिद एक यूरोपीय यूनियन है जिसने लास्ट ईयर जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें 6 to 7% उन्होंने जीएचजी एमिशन कम की। बाकी दुनिया के किसी मुल्क में भी ऐसी कोई सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। आलमी इदारों में भी अपनी, उन्होंने मीडिया में भी ऐसी कोई पब्लिसाइज नहीं की कि वो जीएचजी एमिशन कम करने में कामयाब हो गए। तो जब तक हम कम करना शुरू नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारा वापसी का सफर शुरू नहीं होगा। तो ये बहुत ज्यादा जो है उन्होंने इस बात को कंडेम किया है इस किताब के अंदर मुख्तलिफ इसमें, और दूसरे नंबर पर फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री को कंडेम किया है। और ओवरऑल अगर देखें तो उसमें सबसे ज्यादा जो समझ लें कि रेफर किया है किस किताब के अंदर, तस्करा किया, वो मीडिया की साइलेंस का किया। कह रहे हैं मीडिया इतना साइलेंट कैसे है, अगर यही मीडिया मतलब कोई और इशू को हाईलाइट करना चाहता है तो ये ह्यूमन राइट्स के इश्यूज को अगर हाईलाइट करना चाहता है तो पूरी दुनिया के अंदर उसका रिएक्शन आता है। किसी वॉर के ऊपर, वॉर क्राइम्स को, जैसे अभी भी चल रही है वॉर, उसको अगर हाईलाइट करना चाहता है तो बहुत ज्यादा वो जो है रिएक्शन, पब्लिक रिएक्शन क्रिएट करता है। लेकिन क्या वजह है कि ये फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री के हवाले से कोई वाजे बात करने से रिलक्टेंट है? तो फिर उन्होंने मजबूरी भी बताई, क्योंकि पूरी मीडिया की जो इंडस्ट्री है वो इन्हीं की फाइनेंसिंग पे, इन्हीं की स्पॉन्सरशिप पे चल रही है। तो वो कैसे जो है इसको आगे लेके चल सके, इसके खिलाफ बात कर सकेंगे। तो ये एक मजबूरी है जिसकी वजह से बड़ी मतलब भीड़ जिसको कहते हैं ना, मखमल में लपेट के वो पत्थर मारने की कोशिश करता है, जो कि जाहिर है ना उसकी चोट लगती है ना उसको नोटिस किया जाता है। तो अब तक मीडिया वाज़े तौर पर बहुत बड़े लेवल के ऊपर इसको जो है कैंपेन को नहीं चला सका है फॉसिल फ्यूल के, क्योंकि फॉसिल फ्यूल वाली जो इंडस्ट्री है उनको मालूम है ट्रांजिशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अगर 50% 2030 तक और 2050 तक ये कहते हैं 100% हम जीएचजी एमिशन कम कर देंगे। क्योंकि जीएचजी एमिशंस के 2 बड़े टारगेट हैं, एक तो जीएचजी एमिशंस को कम करना, और फिर जो जीएचजी कॉन्सेंट्रेशन ग्रीन हाउस गैसेस जो वैसे ही पहले से फिजा में मौजूद है, जो खरबों टन है, उसको फिर वापस सिक्वेस्टर भी करना, एब्जॉर्ब करके स्टोर भी करना है, ऐसा महफूज के वो वापस ना जाए, जिसको समंदर की तह के अंदर जो है ना उसमें एब्जॉर्ब किया जाता है और जमीन के अंदर जो है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। ये वो तरीके होते हैं जिसके जरिए जो है स्टोर किया जाता है इसी कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कि हीट रोकने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को शदीद बनाने में बड़ा अहम रोल प्ले करती है। तो ये चीजें हैं जिसमें बहुत ज्यादा कंडेम किया गया है। फिर ऑब्जेक्टिव्स इस किताब के जो है वो ये हैं कि आप सबसे पहले तो इस क्राइसिस को समझें और अच्छी तरह से, मतलब कैसे इसके कॉजेज क्या हैं, इसके नेचुरल कॉजेज क्या थे, क्योंकि जो डिपेंड करने वाले होते हैं वो ये कहते हैं कि क्लाइमेट तो हमेशा बदलता रहा है। तो उनको ये समझाने की जरूरत है कि पहले क्लाइमेट जो है
सैकड़ों हजारों सालों में बदलता था। अब जो है 150 से 200 साल में इसमें 1.2% टेम्परेचर में चेंज आ गया। क्लाइमेट के 4 वेरिएबल्स होते हैं, जिसमें एक टेम्परेचर होता है, एक ह्यूमिडिटी होती है, एक विंड होती है, और एक जो है प्रिसिपिटेशन यानी बारिशों का जो प्रोसेस है, या वाटर साइकिल का जो प्रोसेस है, वो 4 चीजें होती हैं। तो ये चारों डिस्टर्ब हो गए हैं, और 95% साइंसदानों ने कहा है कि इनकी डिस्टर्बेंस की वजह, मतलब टेम्परेचर 1.2 डिग्री बढ़ गया है जो अपने मामूल के टेम्परेचर से है। इसी तरह से विंड के प्रेशर बहुत चेंज हो गए हैं, विंड के पैटर्न चेंज हो गए हैं। इस तरह से एयर में ह्यूमिडिटी जो है वो उसके पैटर्न जो पहले थे वो चेंज हो गए हैं, और ये प्रिसिपिटेशन तो सब देख ही रहे हैं। तो ये सब उन्होंने प्रूव किया, और उसके नतायज भी देख लिए हैं कि सी लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है, कुछ मिलीमीटर जो है हर साल वो बढ़ रहा है। इसी तरह से ग्लेशियर जो एक महफूज जरिया होते हैं पानी के स्टॉक का, वो बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। ये सारी चीजें समझने के बाद ही हम दूसरों को भी ये यकीन करा सकेंगे कि ये जो है एक मैन मेड क्राइसिस है, और इसको इंसान ही इसको हल कर सकते हैं, और वो कॉजेज खत्म करके हल कर सकते हैं जिसकी वजह से ये क्लाइमेट चेंज हुआ है। तो ये सारे पॉइंट हैं इसमें, मिटिगेशन, एडाप्टेशन, उसके बारे में बताया गया है। प्रॉब्लम में इम्पैक्ट्स को बताया गया, किस तरह से अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस और इकोलॉजिकल क्राइसिस, इनइक्वालिटी ऑफ अर्जेंट एक्शन, उस ये बड़े प्रॉब्लम है जो इस मसले को हल करने में जो है रुकावट बने हुए हैं। ये सारी चीजें हैं, इकोलॉजिकल क्राइसिस है, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्शन फेलियर। ये एक माइंड मैप तेजी से रिव्यू करने के लिए बताया था मैंने कि ये ओवरऑल ये टॉपिक्स, ये इश्यूज, ये सब्जेक्ट इस किताब के हैं। अब हम वन बाय वन एक एक प्रेजेंटेशन को लेके चलते हैं, ताकि उसके बाद जो है हम इसको कंक्लूड कर सकें जल्द से जल्द, और फिर आगे बढ़ सकें। ये देख लो जी, ये है इसका इंट्रोडक्टरी प्रेजेंटेशन। ग्रेटा थुनबर्ग ने इसको एडिट किया है, कंपाइल किया है, कह लें, मुख्तलिफ एक्सपर्ट से इसको लिखवाया है और इसको कंपाइल किया है। और हर सेक्शन से पहले इन्होंने अपना एक प्रीफेस दिया है कि उस सेक्शन के बारे में अपनी एक राय दी है कि इसमें क्या कुछ है क्या नहीं, जैसे होता है आमतौर पर दीबाचा जिसको कहते हैं। 2002 में जो है ये पब्लिश हुई है। अब तक इसकी 5 लाख कॉपीज बिक चुकी हैं। 30 लैंग्वेजेस में ये ट्रांसलेट हो चुकी है। पाकिस्तान में अब तक इसकी बाकायदा कोशिश नहीं हो रही है इसकी ट्रांसलेशन की। कुछ आर्टिकल मैंने एक पब्लिकेशन के लिए जो है, ऑनलाइन पब्लिकेशन के लिए ट्रांसलेट किए थे, उसके बाद उन्होंने भी कोई खास दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं किया। वॉलंटरी मैं दे रहा था उसको, उसके बाद उन्होंने उसमें कोई ज़्यादा दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं किया, तो वो मैंने फिर उस सिलसिले को रोक दिया कि जब तक मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा इसको छपवाने का, उस वक्त तक इसको एडवांस में ट्रांसलेट करने के बजाय जैसे ही ऐसी कोई सिचुएशन बनेगी तो उसको दोबारा करूंगा। 15 के करीब आर्टिकल मैंने 100 में से अभी तक ट्रांसलेट किया। ये है जी इसका स्ट्रक्चर। पहले तो वो बताते हैं कि कैसे काम करता है क्लाइमेट, फिर ये कि हमने कैसे इसको चेंज किया है, इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, और हमें इसके क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करने के लिए क्या करने की जरूरत है, क्या करना चाहिए। उसमें ये बेसिक्स बताए हैं क्लाइमेट साइंस के बारे में। किताब में ओवरऑल इफेक्ट्स बताए गए हैं अच्छी तरह से, और सॉल्यूशंस बताए गए हैं, जिसमें मिटिगेशन और एडाप्टेशन है, और सोशल एक्शन है कि हम सोशली कलेक्टिवली, मतलब गवर्नमेंट पर रिलाई किए बगैर अपने तौर पे क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट को मुस्तकिल कैसे प्रेशर कर सकते हैं कि वो ये काम करे। अच्छा जी, ये इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, जैसे क्लाइमेट एंड सोशल जस्टिस। क्लाइमेट एंड सोशल जस्टिस उसी को कहते हैं कि जो ज्यादा नुकसान फेस कर रहा है उसको ज्यादा कॉम्पनसेट किया जाए, उसको प्रायोरिटी में रखा जाए, और बेनिफिट जो मिलेंगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज अब ये वाजह हो गया कि एक प्रॉब्लम ही नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी भी है कि आप ऐसे जराए की तरफ जा रहे हैं फॉसिल फ्यूल को छोड़ के, जो कि हमेशा मिलते रहेंगे और फ्री में मिलते रहेंगे। जैसे फॉसिल फ्यूल अब तक हमने जो डिस्कवर किए थे, जो मौजूद थे, वो इतने हमने इस्तेमाल कर लिए हैं कि अगर हम सिर्फ फॉसिल फ्यूल को इस्तेमाल करेंगे तो 50 साल बाद ये जराए खत्म हो जाएंगे। ये बार बार कहा जाता है, हर फोरम पे कहा जाता है। तो 50 साल के बाद तो वैसे ही क्राइसिस आने वाला है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम 50 साल तक इंतजार करते रहेंगे, क्योंकि 50 साल से पहले ही ये टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा
तो उसकी अलग अलग सिचुएशन क्रिएट होंगी, क्राइसिस क्रिएट होंगे। मतलब उसको क्लाइमेट मॉडलिंग कहते हैं। साइंटिस्ट जो है, आईपीसीसी एक इदारा है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, वो कई सिचुएशंस के तहत बता चुका है कि आगे क्या कुछ होने वाला है। 2 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होगा, 1.5 डिग्री बढ़ा तो क्या होगा, ये सारी चीजें उसने बता दी है। तो उसके लिए आपको जब भी कोई एक्शन लेंगे उसमें सोशल जस्टिस को, क्लाइमेट जस्टिस को लाजमी जो है वो प्रायोरिटी में रखना है कि जो ज्यादा फेस कर रहे हैं उसके इम्पैक्ट, उनके लिए ज्यादा हंगामी बुनियादों के ऊपर पॉलिसी चालू किया। ये वाजे हो जाता है इस बात से कि इसका मतलब ये है कि जो है साउथ के जो मुल्क हैं, डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, उनके लिए ज्यादा करने की जरूरत है, और वो है अडाप्टेशन के। जब भी क्लाइमेट चेंज की बात होती है तो दो ही लफ्ज आते हैं, एक कॉजेज और इफेक्ट्स। तो कॉजेज जो है वो कम करने की जरूरत है उनको जो कॉजेज के ज्यादा जिम्मेदार हैं, जो डेवलप्ड नेशन है। और अडाप्टेशन इफेक्ट्स जो है, इफेक्ट्स को सामना करना, कम से कम नुकसान उसका होने देना, उसके लिए कौन सबसे ज्यादा डिजर्व करता है, वो जो ज्यादा उसको फेस कर रहे हैं, जो कंट्रीब्यूट उन्होंने नहीं किया बल्कि वो उसके असरात को ज्यादा फेस कर रहे हैं, और उसकी वजह उनका अपना वीक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, लेकिन उसके असरात भी हैं। तो वो है डेवलपिंग नेशन। यही क्लाइमेट जस्टिस की बुनियादी थ्योरी है कि वेस्ट जो है वो डेवलप वर्ल्ड जो है डेवलपिंग नेशन को कॉम्पनसेट करे, ऑफसेट करे। एक एनवायरमेंटल फीडबैक लूप है, ये आगे एक जगह और आएगा, उसको हम तफसील से देखेंगे। जिसका मतलब ये होता है कि एक अगर इम्पैक्ट हुआ तो उस इम्पैक्ट से मजीद एक और नया इम्पैक्ट हो जाएगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो आइस पिघलने लगी, मतलब ग्लेशियर पिघलने लगे, ग्लेशियर पिघले तो और टेम्परेचर बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर जो होते हैं वो सूरज की हीट को जो है वापस भेज देते हैं, रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। इसको एल्बिडो इफेक्ट कहते हैं, मतलब वापस रिफ्लेक्ट बैक करने की जो ताकत होती है वो आइस में ज्यादा होती है। वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करने होने देता बल्कि वापस भेज देता है। तो जब आइस पिघल जाएगी तो फिर हीट ज्यादा रुक जाएगी जमीन पर, तो और ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, और टेम्परेचर होगा तो और आइस पिघलने लगेगी। डोमिनो इफेक्ट जिसको कहते हैं, वो इस तरह से ये फीडबैक लूप होता है। क्या कहा गया है? एक तो कहा गया आपको एमिशन कट करना है लाजमी तौर पर। एमिशन कट के बगैर कोई आपके पास चॉइस नहीं है। जीएचजी एमिशन ही है बुनियादी तौर पे, जो कि मैन मेड कॉज है। अगर नेचुरल कॉज के तहत कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन होती है तो वो कार्बन साइकिल होता है, जिसमें फोटोसिंथेसिस के जरिए वो कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर जो है डिकम्पोजिंग के जरिए जो है फॉसिल फ्यूल की डिकम्पोजिंग जब होती है उससे जो कार्बन वापस जाता है वो कार्बन फिर फजा में घुस जाता है, और ये कार्बन साइकिल होता है आम सूरत हाल में। लेकिन जब हम ईंधन के तौर पे फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं तो वो फिर गैर मामूली एमिशन होती है, और उसी एमिशन की वजह से 150 से 200 साल में ये असरात हो गए हैं कि हर साल 13%, हर 10 साल में 13% जो है वो बर्फ पिघल रही है हमारी दुनिया की। जो इससे आप अंदाजा कर लें कि कितनी तेजी से बर्फ पिघल रही है। पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा यही जो बड़े माउंटेन रेंजेस हैं उसकी वजह से बहुत ज्यादा हमारे पास ग्लेशियर्स हैं, लेकिन उनमें से आधे जो है वो पिघलना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से हमें ये जो वाटर क्राइसिस का भी सामना करना पड़ रहा है और फ्लड का भी बार बार सामना करना पड़ता है। तो ये रैपिड एमिशन कट है। दूसरे नंबर पर ये एक पॉइंट इस किताब में बहुत ज्यादा डिस्कस किया गया, ग्रीन वॉशिंग के। आपके आप जो है खुद तो क्लाइमेट के अगेंस्ट में कर रहे हैं, ये मतलब एड्रेस किया उन्होंने बड़ी कंपनीज को, और बड़े जो ममालिक हैं उनके लीडर्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, उनको आप सारी पॉलिसी जारी कर रहे हैं क्लाइमेट के अगेंस्ट में, आप बिजनेस कर रहे हैं क्लाइमेट के अगेंस्ट में, इवन कि आप का रहन सहन है क्लाइमेट के अगेंस्ट में, लेकिन आप जो है बहुत बड़े चैंपियन बने हुए हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, तकरीरों की हद तक, बातों की हद तक। तो इसको ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। तो उसको ग्रीन वॉशिंग को बहुत इस किताब के अंदर जो है बार बार इसका जिक्र किया गया है, इसको कंडेम किया गया है। तीसरे नंबर पर एक्टिविस्ट का रोल, अगर किसी के हवाले से इस किताब में उम्मीद की कोई किरण दिखाई गई है तो वो एक्टिविज्म की दिखाई गई है कि, और उसमें भी फोकस किया गया कि नौजवानों को एक्टिविस्ट बनाया ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि देखें सीधी सी बात है, जो नौजवान है वो ज्यादा अरसे तक इस क्राइसिस को फेस कर रहे हैं ना, तो इनको ज्यादा एम्पावर करने की जरूरत है। मतलब एक 2030 में एक रिव्यू होगा, एक 2050 में होगा कि हम कहाँ हम होना चाहिए था और हम कहाँ खड़े हैं। मतलब हमने क्या 50% कम कर लिए, और 50% कम नहीं किए होंगे तो उस वक्त हमें रिव्यू की जरूरत नहीं होगी, बल्कि इतनी ज्यादा मौसमियाती आफात आएंगी कि हमें खुद अंदाजा हो जाएगा कि हमने क्या किया, अगर क्या मतलब गलती कर दी ये टारगेट्स को पूरा नहीं करके। तो इस वजह से एक्टिविज्म के बारे में बड़े
कई आर्टिकल्स में बड़ी पॉजिटिव लिखा गया है, और यूथ एक्टिविज्म के बारे में लिखा गया है कि ये एक अरसे तक काम करेंगे, इनको ट्रेनिंग की, इनको एम्पावर करने की जरूरत है। और उसकी सीधी सी बात ये है, जो पुरानी नस्ल, जो कि मैं भी उसमें शामिल हूँ, हमारी जो नस्ल है, हमने तो बेड़ा गर्क किया है इस दुनिया का। हमें तो सबसे पहले नौजवानों को सॉरी कहना चाहिए। आज तक किसी फोरम पे, किसी जगह पर जो सीनियर जो लोग हैं, जो समझे कि ओल्ड टाइमर्स जो हैं, उन्होंने किसी भी फोरम पे, ऑफिशियल फोरम पे आज तक नौजवानों से माजरत नहीं की है कि हमने एक तो अपने बड़ों से इस दुनिया को बुरे हाल में लिया और उसको मजीद बुरा बना दिया। इसके ऊपर कभी कोई अपॉलॉजी नहीं आई है। हालांकि कहते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत क्लाइमेट अपॉलॉजी की जरूरत है, जिसको ओल्ड टाइमर्स, ओल्ड जनरेशन के जो लोग हैं, वो एक अपॉलॉजी बाकायदा इशू करें, उसके ऊपर पूरी दुनिया के अंदर बात हो। बल्कि आजकल आप देखें तो ये मुझ जैसे लोग हैं, हम लोग लीड करने के लिए तैयार है। हर चीज में कहते हैं नहीं हम करेंगे, हमें बताएं, हम प्रोजेक्ट्स चलाएंगे, तो हम क्लाइमेट चेंज के बारे में जानना चाहते हैं। भाई ये नई नस्ल जानना चाहती है, नहीं भी जानना चाहती है, इनको कन्विंस करें, इनको कहें कि आप जानें, आप समझें, ताकि ये पूरी चीजों को संभाल सके, मैनेज कर सके। ये एक्टिविज्म का इसमें। फिर चौथे नंबर पर रिन्यूएबल एनर्जी है। यही वायस सोल्यूशन है कि फॉसिल फ्यूल से इस तरफ आए। इसमें ट्रांजिशन कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा आएगी, उसकी वजह से फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री डरी हुई है। उनको ये तो मालूम है कि रिन्यूएबल एनर्जी पर टोटल जब स्विच कर जाएंगे तो ये वो रॉ मटेरियल है जो बहुत सस्ता है। जाहिर है सूरज की रोशनी सस्ती है, पानी इतना महंगा नहीं है, इसी तरह से हवा का जो प्रेशर है, विंड है, वो सस्ती है। सिर्फ उसकी इंस्टॉलेशन में, और आपको ये इंडस्ट्री फॉसिल फ्यूल की इसको आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट करने में, उसमें जो ह्यूज कॉस्ट आ रही है, उससे ये इंडस्ट्रीज, ये पूरी, मतलब समझे कि 1 अरब से ज्यादा लोग हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो बेनिफिशियरी हैं, जो एम्प्लॉई हैं, जो इन्वेस्टर हैं, जो इन्वेस्टर के इन्वेस्टर हैं। ये सारे इतने ज्यादा हैं पूरी दुनिया में, तो इनके होते हुए तो इनको कभी कब कैसे कन्विंस किया जा सकता है, उसका एक ही तरीका है कि जो बाकी 7 अरब है उनमें से एक बहुत बड़ी तादाद इस बात को समझ जाए, मान जाए, और फिर बार बार इंसिस्ट करती रहे। अभी तो एक सेफ हेवन है क्लाइमेट चेंज के जिम्मेदारों के लिए, अब तक भी एक सेफ हेवन है। दुनिया के सिर्फ 80,000 लोग उस आलमी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, जहां पर यह रिव्यू किया जाता है कि हमें क्या करना चाहिए था और हम क्या कर रहे हैं। कहते हैं कि इसमें अगर 10 लाख लोग भी चले जाए ना, तो ये जो क्लाइमेट चेंज के जिम्मेदार लोग हैं ये हिल जाएंगे। इस वजह से कि जिस मुल्क में ये कॉन्फ्रेंस होती है, वहां अगर 10 लाख लोग पहुंच गए, कॉन्फ्रेंस हॉल में तो नहीं बैठ सकेंगे, बाहर सड़कों पे और गलियों में बैठ गए, तो पूरा जो है वो मुल्क जो है जैम हो जाएगा, या वो शहर जैम हो जाएगा, एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन आ जाएगी। इस वजह से अभी तक बड़ा इत्मीनान है। कहीं भी जो रिएक्शन हो रहे हैं उसमें बहुत कम तादाद है। पाकिस्तान में भी बात भी बहुत कम की जाती है, मुजाहरे तो बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं, होते भी है तो बहुत कम होते हैं। इसलिए लोग जो भी कंट्रीब्यूटर है इसमें बहुत से इत्मीनान से बैठे हुए हैं, कोई उनके लिए मसला ही नहीं। फिर है जी स्ट्रेंथ ऑफ द क्लाइमेट बुक। ये क्या है? एक तो उन्होंने हर चीज को कवर किया है, साइंस को, इम्पैक्ट को, सॉल्यूशंस को, पॉलिटिकल एस्पेक्ट को देखा है, सोशल एस्पेक्ट को, हेल्थ एस्पेक्ट को, हर चीज को कवर किया। क्योंकि 100 आर्टिकल लिखना, और वो भी हर आर्टिकल एक अलग दुनिया से के फर्ज से लिखा गया। कोई ग्लोबल साउथ का है, कोई ग्लोबल नॉर्थ का है, कोई आइलैंड जो कंट्रीज हैं उनमें से है, कोई सोशलिस्ट ब्लॉक का है, कोई कैपिटलिस्ट ब्लॉक का है, कोई रिलीजियस ब्लॉक का है। हर किस्म की सोच, अप्रोच आई है। पाकिस्तान से, क्योंकि हमारे यहाँ बेहतरीन राइटर बहुत कम है, तो पाकिस्तान से एक डिफेंस एनालिस्ट है आयशा सिद्दीका, उन्होंने एक आर्टिकल उसमें कंट्रीब्यूट किया है। इसी तरह से इंडिया के हैं 2-3 अच्छे राइटर हैं, उन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। बांग्लादेश के एक सिद्दीकी साहब होते थे, बड़े मशहूर वहाँ के क्लाइमेट एक्सपर्ट होते थे, हाल ही में उनकी डेथ हुई है। लॉस एंड डैमेज फंड बनाने में भी उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया था उन्होंने। और पाकिस्तान की जो ये सेनेटर शेरी रहमान है, इन्होंने लॉस एंड डैमेज फंड COP27 में क्रिएट करने में, उसकी आउटलाइंस क्लियर करने में बहुत अहम किरदार अदा किया था। अच्छा, फिर साथ साथ इसमें एक्सपर्ट की कॉन्ट्रीब्यूशन भी है, एक्टिविस्ट की भी है, यानी फील्ड वर्क के जो माहिर हैं वो भी हैं, तो रिसर्च वर्क के माहिर हैं वो भी हैं, ये तमाम लोग। और फिर एक मुश्किल टॉपिक्स को बहुत आसान पैराए में बयान करने की कोशिश की गई। मैं ये नहीं कहूँगा कर दिया गया, क्योंकि काफ़ी उसमें साइंटिफिक डिक्शन वगैरह काफ़ी मुश्किल है। मतलब एक नॉन साइंस का फर्द तो बड़ी मुश्किल से एफर्ट लेके इसको पढ़ पाएगा। तो इसलिए ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये किसी हद तक उसमें जो है हम जैसे लोगों के लिए जो साइंस से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, उनके लिए तो ज़्यादा ही ये मसला पैदा करता है। अच्छा जी,
supported by hundreds of citation including IPCC report। 6 रिपोर्ट्स अब तक IPCC की आ चुकी हैं, 6 तभी आई है रिसेंटली। सिंथेसिस रिपोर्ट कहते हैं, जो टेक्निकल लैंग्वेज में भी होती है, नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में भी होती है, उसका भी जिक्र किया गया है। कीलिंग कर्व का जिक्र किया गया है, जिसने बताया था कि आहिस्ता आहिस्ता किस तरह से जो है ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन में इजाफा हो रहा है। वीकनेसेस और क्या है इसके ऊपर वो थोड़ा सा देख लें कि एक तो यही है कि इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, किताब की जखामत भी बहुत ज्यादा है। कहते हैं कि अगर इसको आप 100 के बजाय 50 रिलेटेड आर्टिकल करते और उसको अगर पब्लिश करते तो बहुत अच्छा था। एक राय ये भी आई थी 2 हिस्सों में करते, कहा नहीं 2 हिस्सों में हो नहीं सकता था, फिर एक्सेस कहीं पहला हिस्सा मिल रहा है कहीं दूसरा हिस्सा मिल रहा है, इस वजह से 2 हिस्सों की तो तजवीज को इतना ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया गया। लेकिन ये है कि किताब थोड़ी सी आम किताबों से ज़ख़ीम भी है, उसमें सब्जेक्ट जो है वो भी, मतलब ये वो किताब है जिसमें लोगों को भी कन्विंस करना पड़ता है कि आप इसको पढ़ें। तो जाहिर है जब कन्विंस करके किसी को किताब दी जाएगी और वो किताब में इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स ना हो तो वो कैसे पढ़ेगा। तो ये वही अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं, खासतौर पे हमारी साइड की दुनिया में जो अब एक्स्ट्रा कमिटेड है इसके ऊपर, इस फील्ड में काम करने के लिए, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा जरिया है। लेकिन इसके जरिए ऑन बोर्ड नहीं लिया जा सकता लोगों को कि इसको पढ़ेंगे तो कोई कहेगा कि जी मेरी तो फिर काय दुनिया ही पलट गई, मैं तो हैरान हो गया कि दुनिया में ये कुछ हो रहा। नहीं, इस किस्म की एक जिसको कहते हैं ना तबलीगी टाइप की किताब नहीं है कि इसके जरिए आप जो है अपने साथ शामिल करने के लिए लोगों को। हाँ, ये हो सकता है कि इसको आप आसान जबान में रीराइट करें, बिल्कुल ऐसे ही जैसे शेक्सपियर के कई नॉवेल्स जो हैं उनको आसान जबान में रीराइट किया गया था ताकि स्टूडेंट्स भी और नॉन इंग्लिश जो लोग हैं वो भी उसको आसानी से समझ सकें। इसकी बहुत ज़रूरत है कि इसको इंग्लिश में ही इसको जो है समराइज करके इसके जो 450 पेजेस जो हैं इसको कोई 150 200 पेजेस के ऊपर किया जाए। एक आइडिया ये आता है, दूसरा ये आता है कि इसको व्लॉग्स में वीडियोस में इसमें कन्वर्ट किया जाए, उसमें भी बहुत वक्त चाहिए होगा। या पॉडकास्ट सीरीज इसके ऊपर की जाए, ये सारी चीजें इन्वेस्टमेंट की, या ज़ाहिर है यूरोप जैसे में के ममालिक जो है वो इसको करने के लिए तैयार नहीं है, तो हम लोग कौन होते हैं, हमारे पास तो अभी इतने ना रिसोर्सेज हैं ना इतना मैन पावर है कि ये होगा। और एक बात इसमें कि ओवरलैपिंग है, ये मैंने भी 2 दफा पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। एक दफा कोई एक असाइनमेंट था उसके लिए, एक दफा वैसे ही, तो ओवरलैपिंग नजर आती है बार बार। ये ऐसा लगता है कि ये तो पहले भी कहा जा चुका है। लेकिन क्या है कि क्लाइमेट चेंज कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई बहुत ही ज्यादा ब्रॉड सब्जेक्ट नहीं है, जैसे कि इंग्लिश लिटरेचर होता है कि जिसकी कोई हदूद ही नहीं है, फिलोसफी है जिसकी कोई हदूद ही नहीं है, इकोनॉमिक्स है जिसकी कोई हदूद ही नहीं है। ये क्रॉस कटिंग सब्जेक्ट तो है लेकिन बहुत ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट अभी तक नहीं बन सका है, क्योंकि अभी तक इसमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि ये क्लाइमेट चेंज से रिलेट करता है या नहीं करता है, सिविलाइजेशन डायरेक्ट रिलेट करती है या नहीं करती है, मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स किस हद तक रिलेट करती है, तो हद तक आ जाती है हर चीज में बात। इस वजह से इतना वास्ट सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसको अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ने लगे, कई किताबें अगर पढ़ें तो दूसरी या तीसरी किताब में आपको ऐसा लगता है जैसे ये तो मैंने पहले भी पढ़ा हुआ था। उसकी वजह यही है कि अभी नई रिसर्च नहीं हुई है, नए एरियाज इसके डिस्कवर नहीं हुए हैं। जैसे जैसे ये होते जाएंगे तो हमें आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगा कि ये जो है सब्जेक्ट तो बहुत वास्ट है लेकिन अभी तक उसकी वास्टनेस को डिस्कवर नहीं किया गया, इस वजह से हर चीज हमको रिपीट करते हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा इसके अंदर ऐसा लगता है जैसे बस तबाही यकीनी है, एक थोड़ी सी टोन ये हो जाती है। ज़ाहिर है वो उनकी सिंसियरिटी है लिखने वालों की, उन्होंने फिर जो है ये जैसे स्पीच सेमिनार्स होते हैं, टॉक शोज होते हैं, ये खासतौर पे कॉन्फ्रेंस और सेमिनार्स और इस तरह की चीजें होती है, तो उसमें जो है सारे स्पीकर्स अपने अपने टॉपिक्स को अलाइन कर लेते हैं कि मैं इस पे बात करूंगा तो आप इसको कवर नहीं करना इस पे। इसमें ये अलाइनमेंट नहीं हुई है। जो 100 राइटर्स हैं इनको सेपरेटली अलग अलग एक टॉपिक दे दिया गया कि आप इस टॉपिक को लिखें। जाहिर है उस वक्त यही हो सकता था, ये तो नहीं हो सकता था कि इन टॉपिक पे फला फला लिख रहे हैं, ये नहीं कह सकते थे। इस वजह से क्या हो सकता है उन्होंने कंफर्म नहीं किया। तो ये कोई 1 से 1.5 साल के अरसे में ये किताब कंपाइल कर ली गई थी, इसका पूरा मटेरियल कलेक्ट करके। तो ये एक वजह रही कि जो लिखने वाला था उसको ये पता ही नहीं था कि मेरे अलावा इससे रिलेटेड टॉपिक्स कौन कौन लिख रहा है, इस वजह से भी थोड़ी सी ओवरलैपिंग इसके अंदर नजर आती है। अच्छा, लिमिटेड रीजनल और पॉलिसी स्पेसिफिक, हाँ इसमें लोकल एस्पेक्ट के बजाय टोटल ग्लोबल एस्पेक्ट ज्यादा किए गए हैं, और कहीं अगर किया भी गया है तो वो उसको इस तरह से किया गया है जिसको लोकलिज्म कहते हैं ना, मुकामियत, कि वो दूसरा पढ़ने वाला जो है वो नहीं समझ सकेगा। जैसे हम हैं कराची के किसी खास एरिया के बारे में अगर कोई एक जोक वाली कोई बात का जिक्र करते हैं, या किसी और शहर के कसूर के मेथी के हवाले से कसूर का अगर हम कह दें, या और किसी शहर के बारे में,
तो वो हम ही लोग समझ सकते हैं, जान सकते हैं, दुनिया के किसी और खित्ते का फर्क नहीं। तो ऐसे दो चार आर्टिकल तो उसमें नजर आते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है उसमें ग्लोबल अप्रोच है, तो रिलेट नहीं कर पाता पढ़ने वाला कि हमारे साथ कैसे रिलेट की जाए। जी, ये है इसका कंक्लूजन। इन तमाम खूबियों खामियों के बावजूद ये एक बेहतरीन रिसोर्स है, खास तौर पर वो लोग जो ऑन बोर्ड आ चुके हैं, जो एक्टिविज्म में, क्लाइमेट एजुकेशन में, क्लाइमेट जर्नलिज्म में, उनको कोशिश करके, जब तक कि इसका उर्दू ट्रांसलेशन नहीं होता, जब तक कि इसका, इसको कहते हैं ना, आसान इसका एडिशन नहीं आ जाता, उस वक्त तक यही किताब को पढ़ना होगा। लेकिन एक दफा आप पढ़ लेंगे तो बिल्कुल वजाहत हो जाती है आपकी, सब्जेक्ट के हवाले से, साइंटिफिक टॉपिक के हवाले से, हर चीज के बारे में एक ये वजाहत हो जाती है, क्लैरिटी आ जाती है। तो क्या है, ये है इसका कॉल टू एक्शन, के इसको पढ़ने की कोशिश करें, और इसको पढ़ने के बाद ही आप एक अच्छे एक्टिविस्ट बन सकते हैं। अच्छे तो नहीं, अच्छे तो अब भी होंगे, लेकिन ये है कि और वजाहत आ जाएगी, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आ जाएगी, ये पता चल जाएगा दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। ये थी जी पहली इंट्रोडक्टरी प्रेजेंटेशन। अभी हमारे पास अब भी वक्त है, तकरीबन कोई 20 मिनट का है, तो एक और अहम चीज अब हम इसमें से ले लेते हैं, जो कि है इसमें टॉपिक नंबर सेकंड, क्लाइमेट काम कैसे करता है। इसके बारे में जाने बगैर, हम क्लाइमेट की अहमियत को जाने बगैर, वाकिफ हुए बगैर, ये इस किताब में इसका तस्करा है। इसको अब मैं तेज लेके चलूंगा, ठहरूंगा नहीं ज्यादा। तो उन्होंने कहा है कि यही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट ही है जिसको बैलेंस में रखने की जरूरत है। ये ही है जो हीट को उतनी ही रखता है जमीन के ऊपर। ये कई आर्टिकल में इसका तस्करा है। तो उसमें उन्होंने ये बताया कि सोलर रेडिएशन, ग्रीन हाउस गैसेज, और जो है वार्मिंग, एसेंशियल वार्मिंग जो है, वो जो है इसकी बुनियादी वजह है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में को चेंज करने का पता चलता है कि आपकी रेडिएशन, सम सनलाइट रिफ्लेक्ट, कुछ सनलाइट वापस चली जाती है और कुछ जमीन पर रह जाती है, उसकी वजह से एक आइडियल टेम्परेचर होता है। ये हमारी बुक, टेक्स्ट बुक्स में भी है, और इसको भी इसमें तस्करा किया गया है। ग्रीन हाउस गैसेज जो है, ये हैं जो कि अर्थ को वार्म करने के लिए जरूरी होती है, लेकिन बहुत ज्यादा होंगी तो बहुत ज्यादा वार्म कर लें। कार्बन साइकिल बताया कि नेचुरल कार्बन साइकिल ये होता है कि फोटोसिंथेसिस से जो है ये प्लांट्स जो है ये एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन को, कार्बन डाइऑक्साइड को। रेस्पिरेशन और डीकम्पोजिंग, मतलब डीकम्पोजिंग ऑफ रेमनेंट्स जो होते हैं लिविंग बींग्स के, ये वो जब डीकम्पोज होने लगते हैं तो उससे कार्बन वापस चली जाती है, और रेस्पिरेशन से जो है ना कार्बन वापस चली जाती है। कौन? प्लांट जो रेस्पिरेशन करते हैं। लेकिन ये एक नॉर्मल कार्बन कार्बन साइकिल होता है। लेकिन इसमें फिर डिस्टर्बेंस कब आती है? जब हम फॉसिल फ्यूल को एज ए फ्यूल बर्न करने लगते हैं, उससे ये है कि ज्यादा एमिशन होती है। दूसरा, जंगलात काटते हैं जब हम, अपनी आबादियां फैलाते हैं, तो उसकी वजह से कार्बन साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, नेचुरल। और एक ये डिस्टर्ब कार्बन साइकिल की वजह से एमिशन या ज्यादा हो सकती है, ये भी हो सकता है कि बहुत कम हो, लेकिन वो बहुत रेयर केस में होता है, जब एक बहुत बड़ी लेयर जो है बारीक जर्रात की सूरज और दुनिया के दरमियान में आ जाए, तो फिर उसका भी इम्पैक्ट ये होता है कि बहुत ज्यादा सर्दी होने लगती है, जिसको हम आइस एज कहते हैं। ये है जी रेडिएटिव फोर्सिंग। चेंज इन अर्थ एनर्जी बैलेंस मेजर्स इन 1 वाट कितने स्क्वायर मीटर में होती है हीट सूरज की, वो ही होनी चाहिए एक आइडियल बैलेंस में। लेकिन उसके बजाय क्या होता है कि वो ज्यादा हो जाती है। मतलब अगर 1 वाट, डाइऑक्साइड के हो तो वो एक नॉर्मल स्टेटस कहलाता है। लेकिन 200 से ज्यादा हो जाए तो सूरत हाल खतरनाक होती है। तो अब तो हम 400 से ज्यादा पीपीएम पे पहुंच चुके हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के जर्रात फिजा में 400 पीपीएम से ज्यादा है। ये उन्होंने इसमें डिस्कस किया, पॉजिटिव फोर्सिंग और नेगेटिव फोर्सिंग के साथ। पॉजिटिव फोर्सिंग उससे कहते हैं कि एक ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से और ज्यादा जो है टेम्परेचर बढ़ जाए, वार्मिंग हो जाए, और फिर उस वार्मिंग की वजह से एक और इफेक्ट जो है वो उसमें असर डालने लगे। और नेगेटिव फोर्सिंग ये होती है कि कूलिंग की तरफ लेके जाए, कि एरोसोल्स जो हैं वो अगर जमीन और सूरज के दरमियान में आ जाए, बारीक जर्रात बहुत ज्यादा, और सूरज की रोशनी को आने ही ना दें,
तो उससे जो है कूलिंग बढ़ जाती है, सर्दी बढ़ जाती है, और वो भी मतलब नाकाबिले बर्दाश्त सर्दी हो जाती है, तो उसमें भी सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। ये नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक, इसको कहते हैं कि नेगेटिव फीडबैक ये होता है कि, पॉजिटिव फीडबैक ये होता है कि ऐसे चीजें जो कि वार्मिंग को जो है बढ़ाते हैं, लाइक आइस एल्बिडो इफेक्ट, जैसे बर्फ पिघल जाए तो उसके बाद ये होता है कि जो सूरज की हीट जो है वो ज्यादा रुक जाती है जमीन पे, क्योंकि जमीन और पानी जो है वो ज्यादा एब्जॉर्व करते हैं हीट को, तो हीट बढ़ जाती है। बर्फ कम एब्जॉर्व करती है बल्कि वापस भेज देती है, तो इसको पॉजिटिव हीट फीडबैक कहते हैं। और नेगेटिव फीडबैक वही कहते हैं कि राह में कोई हायल हो जाए, बहुत ज्यादा बादल मुस्तकिल रहने लगे, तो उससे भी जो है वार्मिंग कम हो जाती है, जिसकी वजह से कूलिंग होने लगती है, और ये बड़ा रेयरली होता है, अब बिल्कुल नहीं होने के बराबर है। एक वाटर वेपर, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एवेपोरेशन होती है, एवेपोरेशन होती है तो वाटर वेपर जो है फिजा में शामिल हो जाते हैं, और वो थोड़ी सी गर्माइश वाले होते हैं। जब वो फिजा में शामिल होते हैं तो वो फिर जो है हवा जो है ऊपर जाने लगती है, क्योंकि हवा हल्की हो जाती है। जब भी कोई गर्म चीज हवा में शामिल होगी, मतलब वाटर वेपर शामिल होंगे, तो उसके मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं, लाइट वेट हो जाते हैं, वो ऊपर जाती है, तो ऊपर जाके वो भी ग्रीन हाउस गैस है, तो वो हीट को और ट्रैप करती है। एक हिस्सा होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट का ये वाटर वेपर। तो ये तीन चार चीजें हैं जो क्लाइमेट फीडबैक इसमें, इस किताब में इसका जिक्र है। और ओशन रोल में ये है कि कार्बन सिंक है ये बेहतरीन, लेकिन इनमें हद से ज्यादा जब कार्बन जज्ब होने लगेगा तो इसमें एसिडिफिकेशन हो जाती है, मतलब इसकी तेजाबियत, पीएच वैल्यू जो है इसकी कम हो जाती है, ये बढ़ जाती है, अल्कलाइन हो जाती है, ये एसिडिक हो जाती है। तो उसकी वजह से वहाँ की मैरीन लाइफ, टोटल जो है मैरीन इकोसिस्टम वो तबाह हो जाता है। मैरीन इकोसिस्टम में सबसे बड़ा कोरल ब्लीचिंग कहते हैं, कोरल रीफ कहते हैं, एक बहुत बड़ा जरिया होता है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का। लेकिन उसी को जब कार्बन डाइऑक्साइड से नुकसान हो तो वो अपना काम नहीं करता, जबकि ये मैरीन लाइफ का बहुत बड़ी सोर्स ऑफ हैबिटेट होता है। जब ये सब कुछ होता है, उसमें एसिडिफिकेशन हो जाती है, समंदर का पानी गर्म होने लगता है, तो फिर वो सी लेवल राइज होता है। सी लेवल राइज से ये कि ये जितने भी समंदरी आफात हैं उनकी शिद्दत और कसरत दोनों बढ़ जाती है। ये क्लाइमेट मॉडल्स का भी इसमें कुछ आर्टिकल्स में जिक्र किया गया है, जिनमें कहा गया है कि आप कैसे फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और जैसे हमेशा कोई भी आप फोरकास्ट करते हैं तो एक वेरिएबल होता है और एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, कि ऐसा हो जाएगा, कीमतें बढ़ जाएंगी। जैसे इकोनॉमिक्स में कीमतें बढ़ जाएंगी तो क्या होगा, कीमतें बढ़ जाएंगी तो डिमांड कम हो जाएगी, ये एक उसमें होता है। लेकिन इसमें जो है बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं, कि अगर टेम्परेचर बढ़ गया और जीएचजी एमिशंस को कंट्रोल नहीं किया गया तो टेम्परेचर के सी लेवल राइज के ऊपर क्या असर पड़ेंगे। दो वेरिएबल्स को देखना होता है क्लाइमेट मॉडलिंग में। इसी वजह से इसको वेदर फोरकास्ट नहीं, इसको मॉडलिंग कहते हैं। बाकायदा अब तो ये कोडिंग के जरिए होने लगे, पहले तो बाकायदा ये फार्मूलों के तहत होती थी। तो ये क्लाइमेट मॉडल्स तक का इसमें जिक्र किया गया है, एक दो आर्टिकल बड़े एक्सक्लूसिव इसको कवर किए गए। तो ये है इसकी बुनियादी इस साइट पे, जिसमें हमने क्या कहा कि पहले आपको इसे अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, क्लाइमेट अहम क्यों है। तो ये इसकी बुनियादी है कि इसमें क्लाइमेट, बुनियादी क्लाइमेट जो रियलिटी है उसके बारे में आप जानें, उसके बाद ही एक चीज की हिफाजत कर सकेंगे। ये था इसका पहला पार्ट, पहला कंपोनेंट जिसको कहते हैं। अब ये बार बार हम डिफाइन कर सकें। अच्छा, मैं भी जब इसको बना रहा था इसके नोट्स, तो यही सोच रहा था कि ये सब कुछ तो हम पढ़ते हैं, लेकिन आप जब बुक को पढ़ेंगे ना तो उसमें एक अलग उसका मूड है, उसकी लिखने वाले की अलग बैकग्राउंड है, तो वो आपको बिल्कुल अलग फील होगा। अभी तो जैसे मैंने इसको नोट्स बनाए हैं तो ये जाहिर है उसमें वो स्टोरी टेलिंग तो नहीं ला सका, उसकी रूह तो शिफ्ट नहीं कर सका। लेकिन वहां पर आप जब एक एक आर्टिकल को पढ़ेंगे तो अंदाजा होगा कि कितनी मतलब उसके अंदर जो है रिलेट हो रही है उसके इर्द गिर्द से, उसकी एक्सपर्टीज से, उसके काम से। मतलब सेनेट कमेटी में भी एक राइटर जिक्र करता है कि मैंने जब सेनेट कमेटी में ब्रीफिंग दी तो किसी ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया उस वक्त तक, जब तक कि वो एल्गोर नहीं आ गया था वाइस प्रेसिडेंट। उसने फिर बड़े मतलब एक्सक्लूसिवली इसी के ऊपर काम किया और उसको नोबेल प्राइज भी मिला है। आईपीसीसी के साथ शेयर किया था उसने नोबेल प्राइज, इंट्रा गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उसको और अल्गोर को जो है, जिसकी एक डॉक्यूमेंट्री भी है, इनकन्वीनियंट ट्रुथ, क्योंकि उस जमाने में बहुत ही बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री समझी जाती थी कि ये एक सच्चाई है जो आपको अच्छी लगे या नहीं लगे, लेकिन बहरहाल ये सच है। उसके ऊपर उसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। तो अब इसके बाद ये क्लाइमेट
हाउ वी चेंज क्लाइमेट, तो वही बात आ गई इसमें कि हमने जो है क्लाइमेट को जो चेंज किया है, अब उसके बाद हम कैसे उसको चेंज कर सकते हैं क्लाइमेट को। तो उसमें यही बात आ गई कि हमें जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना होगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और उसमें कुछ पॉजिटिव साइंस भी बनाइए बताइए कि किस तरह से तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी इसमें 4-5 आर्टिकल एक्सक्लूसिवली इसी के ऊपर लिखे गए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल। फिर केस स्टडीज उसमें नॉर्वे की बताई गई है कि 80% ऑफ नई गाड़ियां जो 80% है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। फॉसिल फ्यूल को जो है रिन्यू से रिन्यूएबल की तरफ जाने की बात की गई है, उसके अंदर ये सारी चीजें। इकोसिस्टम जो नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस हैं उनके लिए भी कुछ आर्टिकल्स हैं, और वो बाकायदा उसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स ने लिखा है। और ये जो अमेजोन की रेंज जो है ना, अमेजोन फॉरेस्ट की रेंज के ऊपर जो ममालिक है, उन ममालिक पे काफी लोगों ने, और उसमें अमेजोन का बार बार जिक्र किया गया है कि अभी तो हम ये कह रहे हैं लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता सवाना में तब्दील हो जाएगा, जिसको कहते हैं ना गैर आबाद जंगलों में आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो जाएगा, अगर हमने इसको जो है प्रोटेक्ट करने की ज्यादा स्टेप्स नहीं लिए। और ये समझा कि ये तो खुद ही सेल्फ सर्वाइविंग एक बायोम है, ह्यूमन मतलब नेचुरल फेनोमेना है, इसको अब हमको चेंज करना होगा। ये सेल्फ सर्वाइविंग नॉर्मल कंडीशन में होता है। अब हमने क्योंकि मैन मेड कॉजेज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, तो इस वजह से मैन मेड मेजर्स के जरिए ही जितने भी नेचुरल इन्वायरमेंट है उनकी प्रोटेक्शन की जरूरत है। रिफॉरेस्टेशन को हर जगह जो ज्यादा फोकस किया जाता है अफॉरेस्टेशन की वजह से, क्योंकि रिफॉरेस्टेशन का रिस्क फैक्टर कम होता है। ये वो जगह होती है जहाँ पहले भी फॉरेस्ट मौजूद होते हैं, तो उसको दोबारा लगाने की जरूरत है। ओशन कंजर्वेशन पे पहले भी बात कर चुके हैं। कोस्टा रिका एक कंट्री है पैसिफिक ओशन में, इनके पनामा के साइड में। उन्होंने जो है रिफॉरेस्टेशन को में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया, बहुत ज्यादा सक्सेस दिया वहां पर। बहुत ज्यादा जो है डिफॉरेस्टेशन हो गई थी एक अरसे में, उन्होंने उसको एक केस स्टडी बनाया। 80% वो अब तक रिफॉरेस्टेशन कर चुके हैं। ये ग्रेट बैरियर रीफ है, प्रोटेक्शन एफर्ट्स। ये ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, नेचुरल फिनोमेना, इसकी प्रोटेक्शन के ऊपर भी बात की गई है, और उसको एग्जाम्पल के तौर पर लाइव स्टॉक एमिशन जो बहुत बड़ा जरिया होता है खास तौर पर एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्रीज में। और लाइव स्टॉक लैंड जो इकोनॉमीज हैं जिनमें हम ही नहीं है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी हैं, या हॉलैंड वगैरह, ऑस्ट्रेलिया हॉलैंड हो गया, ये ममालिक भी जो है वो बहुत ज्यादा इसके पर, इटली हो गया, ये डिपेंडेंट है। तो वहाँ पर भी ये एम्बिशन एक बड़ा दफा एक मीट का पीस ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि मीट जो है, मीट की का जो जरिया होता है, जो भी जानवर होता है उसकी पैदाइश से लेके तो एक जो है 2 से 3 बोटी आपकी प्लेट में आने तक, कई जगहों पे कहा है 5,000 गैलन और कई जगहों पे 8,000 गैलन तक पानी जाया होता है। तो ये वो पानी है जो हमारी ह्यूमन नीड्स और एग्रीकल्चर नीड्स के लिए होता था। लेकिन एक पूरी कैंपेन चलाई गई, और वो भी जाहिर है एक इंडस्ट्री थी, ये लाइव स्टॉक इंडस्ट्री नहीं थी, बल्कि इसकी जो अल्टीमेट प्रोडक्ट्स जो बनती थी, जो मुख्तलिफ स्टेक्स बनते थे, तो सॉसेजेस बनते थे, उन्होंने फिर ये प्रोपेगेट किया कि जी आपको प्रोटीन लेने के लिए जरूरी है कि आप जो है मीट लें। हालांकि उससे पहले जब मीट को बाकायदा बहुत ज्यादा इनोवेशन नहीं थी उसको बनाने में पकाने में, तो उस वक्त दालें बहुत बेहतरीन जरिया थी प्रोटीन का, उसके जरिए गुजारा होता था। और अभी एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसको आप सनातन धर्म कहते हैं, जैन मत कहते हैं, हिंदू मत कहते हैं, उनके यहाँ अपनी कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से अब वो चिकन पे और एग के ऊपर आए हैं, वो भी डेफिशिएंसी हो गई क्योंकि उन्होंने दालों को उस क्वांटिटी में, उस मकदार में लेना नहीं शुरू नहीं किया, वरना वो बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे थे बगैर मीट के प्रोटीन के लिए। तो ये इन्होंने एक इसका भी तस्करा है इसके अंदर के ईट लैंसेट कमीशन प्लानिटरी हेल्थ डाइट। तो ये बड़ी मतलब कुछ चीजें इसमें दिलचस्पी है। सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए वही एग्रो फॉरेस्ट्री और नो टिल मेथड्स का इनका जिक्र किया गया। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, इसको हम स्किप करेंगे, थोड़ी टेक्निकल है ये, लेकिन इसमें ये होता है कि न सिर्फ आप फिजा से कार्बन को कैप्चर करें बल्कि उसको जमीन के अंदर स्टोर भी कर दें,
ये नॉर्वे के अंदर एक बड़ा मशहूर मारूफ प्रोजेक्ट है, और एक क्लाइम वर्क स्विट्जरलैंड में भी की कंपनी है क्लाइम वर्क, उनका भी एक CCS का प्रोजेक्ट है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा उन्होंने कोई पूरा आर्टिकल कवर नहीं किया, लेकिन उन्होंने केस स्टडी के तौर पे किया कि अगर ये कर सकते हैं तो बाकी डेवलप्ड नेशन क्यों इतने रिलक्टेंट है। ये इस वजह से बात की जाती है कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज की, कि एमिशंस आप कम नहीं कर सकते ना, कुछ एमिशन तो आपको करनी है, तो फिर आप ये टेक्नोलॉजी की मदद से आप जो है, जो कॉन्सेंट्रेशन है फिजा में एमिशंस की, उनको आप कैप्चर करके उसको स्टोर कर दे महफूज कराए के बाद। पॉलिसी एंड सिस्टमिक चेंज जो है इसके ऊपर के कार्बन प्राइसिंग, जिसमें ये होता है कि जो कार्बन एमिशन कोटे से भी कम करे, जो उसको मिलता है, लाइसेंस मिलता है कि आप इतना कर सकते हैं, उससे भी कम करे तो वो बेचने का हक रखता है उसको नहीं करने को, और जो ज्यादा करे उस पर टैक्स लगना चाहिए। ये चीज बात की गई, रेगुलेशंस को कवर किया, गवर्नमेंट एक्शन को कवर किया गया ये। लेकिन साथ साथ ये बताया गया कि हाँ, ये एक टॉपिक जो है कलेक्टिव एक्शन का है, लेकिन उसके साथ साथ जो है ये इंडिविजुअल एक्शन का भी है, कि आप अपने लाइफ स्टाइल को जो है चेंज करें साथ साथ। इस तरह से आप लाइफ स्टाइल को चेंज करें कि इंडिविजुअली एमिशन कम हो। 1.2 टन पर ईयर हमारा जो है, जो कि दुनिया के मुकाबले में कम है। ग्लोबल एवरेज 4.6 टन या 4.4 टन जो है ग्लोबल एवरेज है, लेकिन कोयत हो गया, अमेरिका हो गया, उनका तो 16 टन, 24 टन, इतना ज्यादा। सबसे ज्यादा इस वक्त कोयत का है, और अफ्रीकी एक दो ममालिक है जिनका बहुत ही कम है। पर अनम जो है कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं कि 1% तक कार्बन एमिशन साल के। तो हमारी सूरत हाल उस लिहाज से तो कम है, लेकिन उसकी वजह यह कि हम अब प्रोपोर्शन में देखें कि हमारे यहाँ कितनी साइंटिफिक डेवलपमेंट है, कितनी मशीनरी एडवांस है, तो उस हिसाब से ज्यादा है। मतलब यही गाड़ियां जो हमारे मुल्क में है, ये अगर बेहतरीन कंडीशन में होती तो हमारा इससे भी कम होता, लेकिन क्या है, खराब कंडीशन में। इसी तरह से चेक एंड बैलेंस, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमारा सख्त होता, पेनलाइज किया जाता फैक्ट्री एमिशन के ऊपर, ये जो गार्बेज बर्निंग के ऊपर और ब्रिक किलिंग के ऊपर सख्तियां की जाती पहले से, तो उस इससे भी कम होता। तो वजह ये कम होने की सिर्फ ये नहीं है कि हम कोई अवेयर हैं या हम कंट्रोल कर रहे हैं, इसकी वजह ये है कि हमारी इतनी एडवांसमेंट और डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा ज्यादा जो है, उसकी वजह यह है कि हमारा जो लो क्वालिटी सोर्सेज ऑफ कार्बन एमिशन है, उसकी वजह से हम ज्यादा हो रहे हैं। अच्छा, ये फ्लाई लेस में भी एक बात की जाती है कि अगर आप मजबूर हैं और फ्लाई कर रहे हैं, तो उसमें आप ये कर सकते हैं ऑफसेट, कि आप कार्बन क्रेडिट खरीद लें किसी और मुल्क। ये जी हो गया। इसमें हमको हमें क्या करना चाहिए या क्या करना है, अब ये एक और देख लेते हैं। अभी भी हमारे पास टाइम है, तकरीबन कोई 7 मिनट का। कोशिश करते हैं एक और जो है ना इसको कवर करने की। ये है, हाँ, इसमें देखिए क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट 2022 में 106 क्लाइमेट डिजास्टर पूरी दुनिया में आए थे, जो कि इससे पहले एवरेज जो है दुनिया में 30 डिजास्टर होते थे ऐसे, जो कि हंगामी सूरत हाल वाला। अब हम 106 110 पे पहुंच गए, जिसमें हीट वेव भी एक डिजास्टर है, ड्राउट भी एक डिजास्टर। क्यों डिजास्टर है? उसका इम्पैक्ट पूरे सोशल और इकोनॉमिक सेक्टर के ऊपर पड़ता है। प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। इस वक्त जैसे हमारे यहाँ हीट वेव चल रही है, इससे हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो गई है, हमको खुद भी अंदाजा होता है। हर चीज को जो है टालते रहते हैं, और इन आवर्स में तो बिल्कुल जो है डेफर करते हैं हर काम को। तो ये इम्पैक्ट का इसमें जिक्र किया गया कि राइजिंग टेम्परेचर और एक्सट्रीम वेदर, ये दो चीजें जो है डायरेक्टली रिलेटेड है। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा, सारे जितने भी वेदर्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसी और उनकी इंटेंसिटी जो है बढ़ जाएगी, और इसी वजह से फिर हीट वेव जो है 10 टाइम्स बढ़ चुकी है, ये इसमें मेंशन किया गया। ये ज्यादा जो समझे कि डेवस्टेटिंग जो भी हरिकेन्स होते हैं, उनको कैटेगराइज किया जाता है आगे के नंबर से। तो 4 और 5 कैटेगरी के आमतौर पर अब आने लगे हैं, और उसमें फिर ये एग्जाम्पल भी है कि कितने लोग उसमें। साइंटिफिक कॉन्फिडेंस ये है कि 95% साइंटिस्ट ने ये कंफर्म किया है कि इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ जो है ये राइजिंग टेम्परेचर या ग्लोबल वार्मिंग। सी लेवल राइज और कोस्टल इम्पैक्ट्स, इसके ऊपर भी देखें कि इसके कॉजेज हैं कई। थर्मल एक्सपेंशन एंड आइस मेल्ट राइज सी लेवल। अब तक जो है 3.6 मिलीमीटर पर ईयर जो है 2006 से बढ़ रहा है, और अब लग रहा है कि ये 4 मिलीमीटर, 0.4 मिलीमीटर और इसमें इजाफा हो जाएगा, 0.4 से 0.8 मिलीमीटर तक। मतलब एक ऐसा भी लेवल आ सकता है कि लो लाइंग एरियाज जो हैं वो डायरेक्ट इसके उसमें होंगे, रिस्क में होंगे
सी लेवल राइज की वजह से। अभी तो सिर्फ इंटेंसिटी उस वक्त बढ़ जाती है जब कोई समंदरी कोई आफत आती है, जिसमें साइक्लोन हो गया या स्टॉर्म सर्ज हो गया, और साथ साथ जो है उसका जो ग्राउंड वाटर है आसपास के एक एरिया का, वहाँ उसको खराब कर देता है। तो सिर्फ वो ग्राउंड वाटर को ही साल्टी नहीं कर देता, बल्कि उसके साथ साथ फिर वहाँ पर एग्रीकल्चर खत्म हो जाती है। एग्रीकल्चर खत्म हो जाती है तो फिर आपके पास एग्रीकल्चर की सप्लाई कम हो जाती है। एग्रीकल्चर की सप्लाई जब कम होगी तो क्या होगा, एग्रीकल्चर की प्रोड्यूस की कीमतें जैसे कि हम फेस कर रहे हैं वो बढ़ जाएंगी। वो बढ़ जाएंगी तो क्या होगा, परचेसिंग पावर कम हो जाएगा लोगों का। बुनियादी जरूरियात के लिए लोग जो है नहीं अफोर्ड कर सकेंगे, ज्यादा कीमतें नहीं अफोर्ड कर सकेंगे तो क्या होगा, पॉवर्टी लेवल बढ़ जाएगा, जो पॉवर्टी लाइन है उसमें ज्यादा लोग चले जाएंगे। तो ये इसके फार रीचिंग इम्पैक्ट्स होते हैं इन सारी चीजों। Impacts on ecosystem and biodiversity, species loss 100, 1000 times above natural rates। जिस तरह पहले एक्सटिंक्शन होता था उससे इतना ज्यादा तेजी से उनका एक्सटिंक्शन हो रहा है, इतनी तेजी से वो खत्म हो रही है। कोरल लॉस 50% तक जो है दुनिया से कम हो रहा है कोरल ब्लीचिंग की वजह से। कोरल ब्लीचिंग कहते हैं उसके ऊपर, कोरल रीफ जो होती है उसके ऊपर एक बारीक लेयर होती है अल्जाए की, जो कि उसको प्रोटेक्ट भी कर रही होती है और उसको ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने में मदद भी देती है। वो जब निकलने लगती है उसमें से, उखड़ने लगती है, तो वो खत्म होने लगते हैं वो अपनी। तो ये इसकी वजह होती है। माइग्रेशन शिफ्ट, स्पीशीज जो है वो बहुत तेजी से माइग्रेट कर रहे हैं। माइग्रेट कर रहे हैं तो इन्वेजिव स्पीशीज बन जाती है ये, दूसरी जगह जाके वहां के इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देती हैं अगर वहां पर एक्लिमेटाइज होने की कोशिश करें। और यही वजह है, इसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा जो है बात की जाती है कि नहीं जी लोकल स्पीशीज को आप प्रेफर करें, एक्सोटिक स्पीशीज को नहीं करें। ये फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर के टेम्परेचर में एक्स्ट्रॉर्डिनरी चेंज होगी तो आप रूटीन में कोई फसल नहीं लगा सकेंगे। हर फसल की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। देखे ना, राजस्थान में बाजरे की रोटी बनती है, इस वजह से बनती है कि वहां पर पानी कम होता है तो कम पानी में बाजरा उग सकता है। राजस्थान इसी तरह से डेजर्ट ऑफ थार में जो है वो मशरूम उग रहे होते हैं, क्योंकि थोड़ी सी बारिश होती है तो वो इतनी ज्यादा उस जमीन के अंदर फर्टिलिटी होती है कि वो जैसे ही बारिश होती है तो अपने तौर पर वो मशरूम उगाने लगती है। खुद से उगने वाली वाहिद ये सब चीजें जो बहुत तेजी से, इसीलिए किसी भी ग्रोथ को जो खुद ब खुद होने लगे, हम कहते हैं ना मशरूमिंग ग्रोथ है, उसकी वजह यही है कि बहुत तेजी से ये उगती है। तो ये हर क्लाइमेट रीजन की, हर क्लाइमेट की अपनी कुछ खुशियात होती है, लेकिन इसमें जब चेंज आता है तो वो उस पैटर्न से डिस्टर्ब हो जाती हैं और उसकी वजह से फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कम हो जाती है, ड्राफ्ट और फ्लड बढ़ जाते हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो करेंट कैलिफोर्निया के ड्राफ्ट ने जो है 2.7 मिलियन जो है टन इजाफा किया है। 8 to 8 मिलियन जो लोग जो हैं वो हंगर फेस कर रहे हैं इसी फ्लड की वजह से, बहुत ज्यादा फ्लड की एक्सेस की वजह से। 10 to 5% क्रॉप यील्ड जो है 2050 तक ज्यादा 10 to 50% कम होने की चांस है। ये फिर ह्यूमन हेल्थ के इम्पेक्ट हैं कि ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या कुछ इम्पेक्ट हो सकता है। बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं। स्ट्रेस तो आमतौर पे अब यूरोप में, अमेरिका में वो कह रहे हैं कि अवेयर कैसे करें, जिनको अवेयर करते हैं वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो अब पॉजिटिविटी के साथ, होप के साथ, क्योंकि अगर हमने सही होश से काम नहीं लिया तो ये हमारे लिए मसला है। अदरवाइज अगर हमने एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और थिंकिंग के साथ इसको फेस किया तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि फिर हम एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, जिस बहुत बड़ी ज्यादा यूज होने वाली प्रोडक्ट जो कि फ्यूल है, उसका रॉ मटेरियल बहुत सस्ता होने जा रहा है। ये जरूर है कि हम मैं तो अपने आप को कहता हूँ नहीं हो हम, लेकिन आगे की नस्लों के लिए कितना आसान हो जाएगा कि एक बहुत ही सस्ता फॉसिल फ्यूल मिला करेगा। फॉसिल नहीं होगा, फ्यूल होगा, ये रिन्यूएबल एनर्जी का। तो वही पैसे जो अब फ्यूल में इस्तेमाल होते हैं वो डेवलपमेंट में, वेलफेयर में, इसमें इस्तेमाल होंगे। मतलब अगर ये मैनेज कर लिया सारा क्राइसिस तो दुनिया एक बेहतरीन दुनिया बनने जा रही है आगे, क्योंकि हमारी जो प्रायोरिटीज होंगी वो चेंज हो जाएंगी प्राइस लेवल को देखते हुए, डिमांड और सप्लाई को देखते हुए। तो ये एक अपॉर्चुनिटी बनने जा रही है अगर हम इसको चेक करने की कोशिश करें तो। इसमें पाकिस्तान के फ्लड्स का भी तस्करा किया, उसमें आयशा सिद्दीकी ने भी तस्करा किया है। हाई कॉस्ट हो जाती है, जो मैंने अभी बताया कि प्राइसेस बढ़ जाती हैं, उसकी वजह से माइग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेदर इवेंट की वजह से होती है। फिर उसकी कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, एक नया कल्चर एक दूसरे कल्चर को वेलकम करने के लिए तैयार नहीं, एक पुराना कल्चर नए कल्चर को वेलकम करने के लिए तैयार नहीं होता। फिर वहां पर एक ट्रांजिशन फेज आता है कि कुछ माइग्रेट करके लोग आते हैं, फिर वो ऐसा एक्लिमेटाइज होते हैं, उधर की क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं, लेकिन उस दौरान कॉन्फ्लिक्ट आती रहती है। तो जो पुराना कल्चर होता है उसको भी बहुत कुछ अपना छोड़ना पड़ता है और नया कल्चर को जो है
अपना जो है बहुत कुछ छोड़ के एक पुराने कल्चर के साथ एडजस्ट करना होता है। तो इसमें एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन होती है, जो कि हम पॉलिटिकल रीजन के ऊपर तो कई जगहों पे देख चुके हैं, लेकिन ये अब क्लाइमेट चेंज की वजह से होने जा रहा है। ये है वो चीज, टारगेट हमको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखना है, उससे बढ़ गया। लेकिन पिछले साल ये रिपोर्ट आई है कि इससे भी ज्यादा बढ़ गया है। 280 बिलियन जो है डॉलर की डिजास्टर कॉस्ट आ चुकी है, हंगर के इतने शिकार हो चुके हैं। ये इन चीजों का तस्करा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ये जी हमारी रिव्यू जो है अब तमाम हुआ। अब इसके बाद ये आप पे डिपेंड करता है, ओपन टू हाउस, आप इसमें क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। यही जरूरी नहीं है कि आप इसमें जो है सिर्फ कंट्रीब्यूट ही करें, सवाल ही पूछें, आप उसमें ऐड भी कर सकते हैं। आप भी उतने ही नॉलेजेबल हैं, जिस लेवल का मैं स्टूडेंट हूँ उस लेवल के आप नॉलेजेबल हैं। फरहीन, आप बात करना चाहेंगे? ऑन कीजिए माइक और बात कीजिए। मैं अपना माइक ऑफ कर रहा हूँ ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए। अस्सलाम वालेकुम। मैं बेसिकली इन्वायरमेंटल जर्नलिस्ट हूँ। काफ़ी अरसे से मैं इस पे काम कर रही हूँ। लेकिन मैंने एक चीज़ जो देखी है वो ये है कि अभी तक जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ ज़्यादातर जो है वो टेबल टॉक की हद तक है। हम प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर पा रहे। अगर आप दरख्त लगाने की ही सिर्फ बात करें तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस नज़र आती है पाकिस्तान में, जो कि हर वक्त कह रही होती है कि हम दरख्त लगा रहे हैं, लेकिन हमें उतनी ग्रीनरी नज़र नहीं आती। प्लस हमें ये भी नहीं पता, नॉलेज नहीं है लोगों को कि कौन सा दरख्त लगाना है और कौन सा नहीं। जैसे आपने बात की फॉसिल फ्यूल की, तो सबसे ज़्यादा जो हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं वो दरख्तों से कर सकते हैं, खासतौर पे सायेदार दरख्तों से। लेकिन वो प्रैक्टिकल कहीं नज़र नहीं आता। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे कि हम प्रैक्टिकल किस तरह करें इस चीज़ को? क्योंकि अब नॉलेज तो काफ़ी हो चुकी है, अगर देखा जाए तो काफ़ी लोगों को अवेयरनेस आ गई है। बट अब लोग ये कहते हैं कि हम क्या करें, प्रैक्टिकली हम क्या करें? तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? माइक म्यूट है आपका। वेस्ट में जो है, वेस्ट में तो देखें फरीद, काफी हद तक काम हो रहा है। जैसे 20% तक वहां पर सेल नई कारों में जो है 20 से 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बढ़ गई है। अब हमारे अपने कुछ पैरामीटर्स हैं, हमारी कुछ अपनी मजबूरियां भी हैं कि अभी हमारे पास कार इतनी महंगी है कि वो कार अफोर्ड ही नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो भी हमारे यहाँ जो सोशल पार्टिसिपेशन नजर आ रहा है या पब्लिक पार्टिसिपेशन, उसकी वजह फॉसिल फ्यूल की फिक्र नहीं है, फॉसिल फ्यूल को कम करना नहीं है, बल्कि उसकी वजह यह है कि प्राइस फैक्टर है। बिजली इतनी महंगी हो गई है कि नेशनल ग्रिड से अब 9% जो डिमांड है वो कम हो गई है, क्योंकि लोग सोलर के ऊपर चले गए हैं। अच्छा, इसी तरह से मोटरसाइकिलों की डिमांड बहुत बढ़ गई है, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों की जो 1.5 लाख से 6 लाख तक की आ जाती है। ये जरूर है, हमारे यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप है ना, उसमें सिर्फ डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि पॉलिटिशियन जिम्मेदार हैं या कोई और इदारे जिम्मेदार हैं। असल मसला ये है कि ये बिल्कुल लोएस्ट लेवल तक हमारा इतना फरसूदा निजाम है। वो इस वजह से नहीं कि हम ये तो स्वीपिंग स्टेटमेंट तो ये कह सकते हैं कि करप्ट है लोग, काम चोर है, ये वो होगा, लेकिन हमारा सिस्टम में कोई चेंज ही नहीं आ रही ना, ओवरऑल सिस्टम में नहीं हो रही, ट्रांसपेरेंसी नहीं आ रही। जिधर हमने थोड़ा सा सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाई है, डिजिटलाइजेशन किया है, अव्वल तो बहुत ज्यादा मुखालफत हो जाती है लोगों की। मतलब एक याद है ना आपको, एक कस्टम में एक साहब थे जो कि इधर ड्रामा निगार भी थे, उन्होंने डिजिटाइज करने की कोशिश की थी पूरे कस्टम के वर्किंग को, फंक्शनिंग को। तो उनके दुश्मन हो गए थे आशिर अजीम, जो अब ट्रक ट्रक ड्राइवरी कर रहा है कनाडा के अंदर। उसके दुश्मन हो गए तो कहा ओ फिर तो जो भी हैंकी पैंकी हम करते हैं उसके कोई चांसेस ही नहीं होंगे। उसके ऊपर केसेस बना दिए थे उसने, 10 साल केसेस अपने लड़े। उसके बाद वो उसमें सुरखरू हुआ और वापस चला गया। तो बात वही है कि चीजें तो चल रही हैं, प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स को इंसाफ के साथ इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। वो हमारे इस थर्ड क्लास फरसुदा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की वजह से, गवर्नमेंट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, जो कि अब तक मैनुअल है। अब भी आपको लेटर टाइप करके प्रिंट आउट निकाल के उसको दफ्तर में जमा कराना होता है, और उसको वो नंबर लगाता है, फिर वो पेपर गुम हो जाता है, फिर आप नया पेपर लेके जाते हैं। अभी तक ये है। अगर यही डिजिटल सिस्टम हो जाए, आपने एक ऐप में कंप्लेंट डाली और उसके हर जगह हर रिलेटेड इदारे में चलेगी, वहां तो खलबली मच जाएगी।
और फिर स्क्रीन पे भी आने लगी और मीडिया को भी एक्सेस हो कि जी 30 लाख कंप्लेन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जमा की गई, जिनमें से अभी तक सिर्फ 7,000 को जो ना निपटाया गया। तबाही आ जाएगी वहां पर। तो वो सिस्टम को चेंज नहीं होने देते। अब मैं आपको बताऊं, काम प्रैक्टिकली हो रहा है। अभी जैसे ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन उसकी तफसीलात बताए बगैर इश्तारात दे रहे हैं कि 10,000 से 1 लाख रुपए कमाने का मौका। वो किस लिए दे रहे हैं? वो दे रहे हैं कि आपने अगर इतने दरख्त लगाए हैं जिससे जीएचजी एमिशन कम हो जाए, ठंडक हो जाए, पॉल्यूशन कम हो जाए, या आपने अवेयरनेस एक्टिविटीज की हैं, या आपने सोलर की कोई एक्टिविटीज की हैं, तो आप को इवेल्युएट किया जाएगा और 10,000 से 1 लाख रुपए तक आपको मिल सकते हैं। तो मैंने उनके इसके ऊपर लिंक्डइन के ऊपर उन्हीं से पढ़ा, मतलब इल्तिजा के अंदाज में, क्योंकि हम एक्टिविस्ट हैं तो एक्टिविस्ट को इंगेज करने की जरूरत होती है। इनको इनको बददिल करने की, इनको खरी खरी सुनाएंगे तो उसके पास तो एक जवाब होगा कि जी ये साहब तो बदतमीजी से बात ही नहीं करते। बड़ी मैंने उनसे इल्तिजा की कि जनाब इसकी गाइडलाइन तो शेयर करें ताकि हम उसको आसान जबान में पब्लिसाइज करें लोगों को। साउथ पंजाब में 2-4 ट्री प्लांटेशन लगाने वाले हैं जो हजारों में और लाखों में प्लांट्स लगा चुके हैं। एक साहब तो वो हैं स्पेशली एबल्ड जिसको कहते हैं, वो साहब हैं साउथ पंजाब, सदर्न पंजाब में, और वो इतने दरख्त लगा रहे हैं। लाड़काना में एक फर्द है, कराची में एक फर्द है जो मोटरसाइकिल के ऊपर निकल जाता है और प्लांट पे प्लांट लगाता है। ये हो गया बिलियन ट्री सुनामी। हमें क्लाइमेट फाइनेंस से मिला है प्रोजेक्ट, हम उसमें दिलचस्पी नहीं लेते। हम बार बार मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज से कहें हमें स्टेटस दें जी, फॉरेस्ट्री डिवीजन है वहां, बार बार फोन करें, लेटर लिखें, पूछें उनसे, सोशल मीडिया पे कहें हमें स्टेटस तो बताएं कितना इसकी फाइनेंसिंग। मतलब ये वो प्रोजेक्ट है जिसको ग्लोबली यूएनएफसीसी ने, उनकी जो सब कमेटी थी प्रोजेक्ट्स को देखने वाली, उसने उसको कंटिन्यू करने के लिए कहा है। हालांकि इधर से रिलक्टेंस थी क्योंकि वो एक दूसरी गवर्नमेंट ने शुरू किया था, उसके बावजूद उन्होंने कहा नहीं जी इसको शुरू करें, इसके तो इम्पैक्ट्स एंड रिजल्ट्स हैं। उसके बाद उसको रिचार्ज पाकिस्तान के नाम से एक प्रोजेक्ट है। अब हमको ये मालूम नहीं कि 30 के करीब कंपनियां इधर आ गई हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलर के ऊपर काम कर रही हैं और इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी होगी, जिनमें से 15 जो है पिछले 1.5 साल के अंदर अंदर उन्होंने कंपनीज स्टैब्लिश की। ये चीजें हम बता नहीं रहे हैं, पब्लिसाइज नहीं कर रहे। कितने लिमिटेड फोरम है, जैसे आज ये फोरम है ना, इस फोरम में मेरा ख्याल है मैक्सिमम 13 या 16 अफराद आए हैं, जबकि 1500 लोगों को इन्वाइट किया। तो अभी ये रेस्पॉन्स रेट यही रहेगा, इतनी ही उम्मीद थी मुझे 15 से 20 लोग आएंगे। हमको अब इस पे शिफ्ट होना होगा ऑनलाइन कम्युनिकेशन के ऊपर। होटलों में हम अफोर्ड नहीं कर सकते लाखों रुपए, और उस पे एमिशन और होती हैं, और वो हर फर्द तो अफोर्ड कर ही नहीं सकता। सही मानों में जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन है वो इसी तरह से होगा, कम्युनिटी में जाकर और कम्युनिटी। तो वो आपकी बात इस हद तक सही है कि पॉलिसी मेकिंग तक है, लेकिन उस पॉलिसी के पीछे लगना मीडिया का और एक्टिविस्ट का काम है। गले पड़ जाए, जैसे कार्बन ट्रेडिंग की पॉलिसी इन्होंने इशू की है, उसको लेमन लैंग्वेज में कन्वर्ट ही नहीं किया है। इतना मुश्किल किया है कि वो समझ में ही नहीं आती कि वो कैसे किया जाए और क्या उसके ऊपर कौन कौन बेनिफिशियरी है। क्राउड क्लाइमेट कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट इधर इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया जा रहा, जैसे कि रिटेल इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है जिसको हम कमेटी डालना कहते हैं कि मोहल्ला कमेटी डाल दी जाती है। ऐसे ही क्राउड कार्बन क्रेडिट हो सकता है कि एक मोहल्ले के लोग ये तय करें कि जी हम 50 दरख्त लगाएंगे अपने मोहल्ले या अपने आसपास के इदारों में, फिर उसकी हम जो है कैलकुलेशन करके चेक करेंगे कितना कार्बन कम हो रहा है उससे, उसको वैलिड सर्टिफाई करा के उसको बेचेंगे हम गवर्नमेंट के थ्रू, और जो पैसे आएंगे वो हम मिलकर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। बहुत दूर का ख्याल है ये, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये फिर पॉपुलर होगा। बार बार इसको रिपीट करेंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो आपकी बात इस हद तक सही है कि काम जो है वो कम हो रहा है और बातों के हद तक हो रहा है, लेकिन जो काम हो रहा है वो लोग बड़े खुश हैं, उनको पता है। लोगों को पता ही नहीं है, मजे से अपनी मर्जी से करते रहो जो भी करना है। मतलब अभी सिंध गवर्नमेंट ने जो है इलेक्ट्रिक स्कूटी खवातीन को देने के लिए कुछ शरायत रखी है कि आप का गवर्नमेंट जॉब होना जरूरी है, आप जो है इतनी आपकी इनकम रेंज होनी चाहिए, तो हम आपको आसान साथ में या फ्री में इस तरह से आपको ये पिंक स्कूटी देंगे। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंस है, और उसका जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसने ये क्लियर कर, इतनी ज्यादा मॉनिटरिंग की जाए कि ये तस्वुर न कर सकें इसको जो है ना रेवड़ियों की तरह बांटने की। ये कौन करेगा? ये हम लोग करेंगे, मीडिया करेगा, सिविल सोसाइटी करेगा। ये किताब में बार बार एक बात का जिक्र है इसी का कि जी नौजवान सबसे पहले, और सिविल सोसाइटी, और उसके बाद मीडिया, वो वाला मीडिया जो फॉसिल फ्यूल का डायरेक्ट बेनिफिशियरी नहीं है, और उसके बाद वो वाला मीडिया भी जो फॉसिल फ्यूल का, वो ट्रेंड बन जाएगा, वो झूठा मीडिया कहलाएगा। जब छोटे मीडिया के अंदर क्लियर बात की जाएगी कि कौन जिम्मेदार है, कौन ग्रीन वॉशिंग कर रहा है, कौन धोखा दे रहा है, तो उसके बाद फिर जो मेन स्ट्रीम मीडिया ग्लोबल है
वो भी मजबूर हो जाएगा। और उसमें आहिस्ता आहिस्ता आए हैं आप, स्पेशल पर्पज मीडिया बन रहा है, अर्थ डायलॉग के नाम से, अर्थ जर्नलिज्म के नाम से, थर्ड पोल के नाम से, ये जो इदारे बने इनको इश्तहार नहीं मिल रहे, तो ये फंडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। किस वजह से काम कर रहे हैं? क्योंकि जाहिर है इनको अपने वेजेस, सैलरीज ये वो करना पड़ती है, लेकिन वो ट्रेंड सेट कर रहे हैं, इंतहाई सख्त रिपोर्ट्स बना रहे हैं, क्लियरली बता रहे हैं, तो लोगों को नजर आ रहा है आपके भाई जमीन आसमान का फर्क है। मतलब ये गल्फ कंट्रीज के मीडियाज हैं, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है फॉसिल फ्यूल के हवाले से भी बात करें। पाकिस्तान में उर्दू मीडिया में रिएक्टिव क्लाइमेट जर्नलिज्म हो रही है। कोई हादसा हो गया, कोई मसला हो गया, उसके बाद उसके उसमें जो ना फौरी तौर पर, ये इसका छोटी सी मेरी एक गुजारिश थी इस हवाले से। जी निम्रा, ये हमारी जी पोजीशन होल्डर हैं पहले क्लाइमेट एक्टिविज्म के कोर्स में, निम्रा दाऊद। हमने पहले 10 हफ्तों का एक कोर्स कराया था क्लाइमेट एक्टिविज्म के ऊपर, 45 के करीब लोग थे, बड़ा मुझे मुतासर किया था इन सब ने, बाकायदा जम के बैठे रहते थे ये 10 हफ्तों तक, ये 3 घंटे जमे हुए बैठे रहते थे। जी निम्रा, माइक आपका काम नहीं कर रहा। अच्छा आप क्वेश्चन लिख के पूछ लें, क्या आप क्वेश्चन लिख के पूछ लें? जी, और कोई अगर इसमें कोई कंट्रीब्यूट करना चाहे, देखिए सवाल पूछना जरूरी है, इसमें आप कंट्रीब्यूट भी करें। हाँ जी, तायर तायर काकर, ये भी बड़े एक्टिव है माशाल्लाह, काम करते हैं, नजर आते हैं सोशल मीडिया पे। जी तायर कक्कर, तायर कक्कर आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर, आवाज़ आ जी, रही है आपकी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सबसे पहले सर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने काफ़ी ब्रीफली जो है वो क्लाइमेट एक्शन और क्लाइमेट चेंज जो है उसको डिस्कस किया, काफ़ी सारी मालूमात में मिली। इस हवाले से सर मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा कि वो अब हम उस लेवल तक तकरीबन पहुँचे हुए हैं कि क्लाइमेट चेंज क्या है, किस वजह से है, और अभी मैं समझता हूँ सर कि हमें अभी एक्शन लेना चाहिए। ये टाइम है एक्शन लेने का। हर वो एक्शन जिससे हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं, हमें उस पर ग्राउंड रियलिटी पे हमें काम करना चाहिए। मेरा सजेशन है कि हम अगर एक मिशन टाइप या एक वो अवेयरनेस टाइप शुरू करें कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो है अपनी एक नर्सरी होनी चाहिए प्लांट्स की, वो लोग खुद उसको जनरेट करें, 2-4 बंदे मिलकर अपने प्लांट्स की जो है वो नर्सरी जनरेट करें। वो प्लांट्स जो उनके इलाके के नेटिव हो, जो कम पानी पे सरवाइव करे, जो क्या नाम है वेदर रेजिस्टेंट हो, ताकि फिर हमें यहाँ वहाँ दर पदर के जो है वो ठोकरें ना खानी पड़े और हमारे पास अपने प्लांट्स हो। अभी लोग प्लांटेशन करना चाहते हैं लेकिन प्लांट्स अवेलेबल नहीं है। एग्रीकल्चर के हवाले से अगर आप देखें तो उस हवाले से भी हमारे पास प्लांट अवेलेबल नहीं होते। अगर आप नॉर्मली जो फॉरेस्ट वाले प्लांट्स लगाते हैं उनके पास भी प्लांट्स अवेलेबल नहीं होते। प्लांट्स की शॉर्टेज की वजह से भी हमें काम करने में इशू आ रहा है। तो हर ज़िले में अगर अपने एक नर्सरी हो, जिस तरह गुलाम रसूल पाकिस्तानी एक माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव है प्लांटेशन के हवाले से, कुछ 27 लाख के करीब उन्होंने प्लांट्स लगाए हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी एक नर्सरी जनरेट की है। वो फंडिंग लेते हैं लोगों से, लोग उनको फंड करते हैं, तो वो उसी उससे जो है अपनी नर्सरी जनरेट करते हैं और फिर उन प्लांट्स को वो मुख्तलिफ स्कूलों में देते हैं, मुख्तलिफ कॉलेजेस में, रोडों के किनारे पे लगाते हैं, नहरों के किनारे पे, जहाँ जहाँ उनको जगह मिलती है, जहाँ जहाँ लोग डिमांड करते हैं, वो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं। तो एक्शन यही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं और लगे हुए पौधों की जो है, दरख्तों की हिफाजत करें, जंगलों की हिफाजत करें। टम्बर माफिया के नाम से सर आपने सुना होगा कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो जंगलात की बेदरेख कटाइयाँ हो रही है। लोगों ने वो जनरेटर वाले आरे खरीदे हुए हैं, तो ना वो जैतून के दरख्तों को छोड़ रहे जो पहाड़ में लगे हुए खुदरू दरख्त हैं, ना वो चिलगोजे के दरख्तों को छोड़ रहे, ना वो क्या नाम है ये जो हम लोग पलोस कहते हैं, बेर हो गया, कीकर हो गया, ये बाकी जितने भी हमारे वाइल्ड ट्रीज हैं फॉरेस्ट के हवाले से, इनको इनकी कटाई हो रही है और एक बड़े पैमाने पे हो रही है। इसकी रोकथाम के लिए हमें जो है क्या नाम है एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, एक प्लेज लेना चाहिए कि हम इसको रोकने के लिए अपने आखिरी हद तक जाएंगे। हम इसके खिलाफ जो है वीडियोस करेंगे, हम इसके खिलाफ पोस्टें करेंगे। फॉरेस्ट क्या नाम है जो डिपार्टमेंट है, उस पर हमें प्रेशर डालना पड़ेगा कि आप जो है जंगलात की कटाई को रोकें। जो जंगली हयात है उनका शिकार होता है काफ़ी बड़ी तादाद में, उनको रोका जाए। तो ये चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन में का पार्ट होने के बाद या किसी क्या नाम है गवर्नमेंट ऑफिसर होने की ज़रूरत नहीं है। हम एज ए सिविलियन, एज ए सोशल एक्टिविस्ट भी हम ये चीज़ें कर सकते हैं। हम अपनी सोसाइटी में लोगों को मोटिवेट करें कि भाई आप ऐसा दरख्त लगाएं जो माहौल को भी फ़ायदा दे और जो है आपके लिए भी बेनिफिशियल हो। मैं बलूचिस्तान लोरलाई से मैं बिलोंग करता हूँ।
तो यहाँ पे जो है लोरलाई जो है सर, अगर आपको पता हो, लोरलाई 4 दफा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है ओलिव जैतून के वाले से। तो अभी हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं जैतून की, हम ज्यादा से ज्यादा अपने इलाके में जैतून को प्रमोट करें, लोगों को हम जैतून लगा के दें, उनको सजेशंस दें। अभी आज 4:30 बजे मेरा सेशन होने वाला है जैतून की कल्टीवेशन के बारे में। तो लोगों को मैं कहता हूँ कि ऐसे हम लोग प्लांट सजेस्ट करें जो उनके लिए फाइनेंशियली उनको फायदा पहुंचाए और इन्वायरमेंट के लिए जो है वो बेहतर हो। तो ऐसे स्टेप्स लें, एक्शन लें और फौरी एक्शन लिया जाए, तभी हम जाके जो है क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ सकते हैं। अदरवाइज हमें शदीद गर्मी का सामना करना पड़ेगा। पानी की जो हमारी सतह है वो पूरे कंट्री में, पूरे पाकिस्तान में वो कम होती जा रही है। चाहे वो हमारे डैम्स हैं वो सूखते जा रहे हैं, हमारे नहरों का पानी कम हो रहा है, हमारे दरियाओं का पानी कम हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है और इसके खिलाफ हम जितना जल्दी स्टैंड ले सकते हैं, हमें उतनी जल्दी एक्शन में आना होगा। अदरवाइज अगर हम लेट करते हैं तो फिर इसको रिकवर करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही बात है ताहिर, आपकी बात जो है कि अब वक्त आ गया है एक्शन लेने का, और अब वो भी नहीं है कि बहुत सारे लोग एक्शन लें, बल्कि जितने मौजूद हैं वही अपने तौर पर एक्शन लें। और यही एक्शन का वक्त जो है ना, वो उस वक्त आ जाता है जब सबको ये अंदाज़ा हो जाता है कि नहीं, बातें जो है बहुत हो चुकी हैं, अब बातों से काम नहीं चलने वाला। आपने बहुत अच्छा किया, वो गुलाम रसूल पाकिस्तानी का तज़किरा किया, और भी यहाँ साउदर्न पंजाब में खिजर वली चिश्ती भी एक नाम है, इसी तरह से लाड़काना में एक रफीक सुमरो है, कराची में एक जो है वो शहरोज सिराज है। ये लोग दिन रात काम कर रहे हैं प्लांटेशन के लिए, लेकिन क्या है, ये इतना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन नॉलेज ना होने की वजह से ये इसको कार्बन क्रेडिट में कन्वर्ट करा सकते हैं अगर प्लानिंग के साथ करें। जैसे गुलाम रसूल पाकिस्तानी ने लाखों प्लांट्स जो लगाए, पौधे लगाए, ग्रो भी कर रहा है उसको, वो इनको अगर वो एक कंपनी है, ये अब हम कहते हैं कि इसके लिए हमें नॉलेज की भी जरूरत है, पढ़ने की, टेक्निकल नॉलेज लेने की। यही प्लांट्स जो हैं ये कार्बन सिक्वेस्टर करेंगे, तो इस कार्बन सिक्वेस्टर करके इसको कन्वर्ट करा के कार्बन क्रेडिट में वो फरोख्त करके अपने लिए फाइनेंसिंग का मसला हल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या, कुछ फोकस्ड लर्निंग की जरूरत होगी। लेकिन वो बात सही है कि जितनी नॉलेज है, जैसे कराची में कोनोकॉर्पस का इशू चल रहा है कि कोनोकॉर्पस फायदेमंद है या नुकसानदायक, अभी तक उसी बहस में ही उलझे हुए। भाई एक इतनी बड़ी गलती हो गई, तो वो एक एक्सपर्ट ने बिल्कुल सही कहा है कि जब आपको ऐसा लगे कि आप फौरी तौर पर दूसरा कोई पौधा वहां पर ट्रांसप्लांट कर लेंगे, उसके लिए फंडिंग एलोकेट करें और फौरी तौर पर ट्रांसप्लांट कराना शुरू करें कोनोकॉर्पस की जगह। एक बड़ा मतलब नुकसानदायक पौधा होता है, फायदे उसके होते हैं लेकिन फायदे कम होते हैं, नुकसान ज्यादा होते हैं। वो गलती से इधर की इंतजामिया ने लगा लिया था, तो अभी तक उस बहस में उलझे हुए हैं कि उसको लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। तो तालीम या एजुकेशन वो भी एक हद तक होनी चाहिए, और एक्शन जो है वो भी अवेयर और बिल्कुल जो है जान कर समझ के अच्छी तरह से उसके बाद कोई एक्शन लिया जाए ताकि काउंटर प्रोडक्टिव ना हो। ये सूरत हाल बिल्कुल संगीन बहुत ज़्यादा होती जा रही है। पानी की कमी जिसका अभी हमें अंदाज़ा ही नहीं अभी आगे होने जा रहा है। बहुत ज़्यादा जो अर्बनाइज्ड एरिया है वहाँ तो बदतरीन क्राइसिस कहते हैं पानी का आने वाला है। ये 10 से 15 साल पहले किसी ने कहा था कि अगली वॉर आप कहते हैं कि 2 मुल्कों के दरमियान होगी पानी पे, नहीं, 2 कम्युनिटीज के दरमियान भी पानी की वार होने जा रही है, जहाँ पर बहुत ज्यादा जो है वो कौन सी होती है, डेंसली पॉपुलेटेड जो एरियाज है ना, वहाँ बाकायदा कम्युनिटीज में जंग होने वाली है पानी के ऊपर। तो वो अब आसार नजर आ रहे हैं। 10 साल पहले हम सुनते थे तो हम सोचते थे नहीं जी ये एग्जेजरेशन कर रहा है स्पीकर जो है ना, इतनी ज्यादा सूरत हाल में, लेकिन अब नजर आ रहा। तो ऐसे ही आज जो बातें की जा रही हैं वो आगे ऐसा होगा कि वो जब हमको वाज़ेह तौर पर नजर आएगा कि लग्जरी बनने जा रही है। कह रहे हैं कि सबसे पहले ग़िज़ा, क्वालिटी ग़िज़ा अब भी बन गई है, आगे जाके और लग्जरी बनने जा रही है। चिकन का गोश्त है, ये GMO है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से बनाया हुआ है, जो फूला हुआ, ये अब गरीबों का या लोअर मिडिल इनकम वालों का खाना हो चुका है, क्योंकि ये अमीर लोग ये नहीं खा रहे हैं, जिन्हें ज़्यादा अफोर्ड कर पा रहे हैं, उनको पता है इसमें क्या कुछ नुकसान है। ये आहिस्ता आहिस्ता ग़िज़ा जब लग्जरी बन जाए तो उससे बदतरीन कोई क्राइसिस नहीं आ सकता। जी एक सवाल अब निम्रा ने पूछा है। निम्रा का ये कहना है कि जो यूरोप वेस्ट में जो डेवलपमेंट हुई है, और जाहिर है वो ये है कि US ने जो है विड्रा कर लिया है अपने आप को इस पूरे ग्लोबल अरेंजमेंट से, जिसमें पेरिस एग्रीमेंट से विड्रा, UNFCCC से। तो इसके बाद एक बड़ी क्राइसिस लाइक सिचुएशन आ रही है, क्योंकि क्लाइमेट फाइनेंस में ग्लोबल नॉर्थ की जो कमिटमेंट है वो $300 अरब है। अब इसमें बैलेंस व्यू अडॉप्ट करने की जरूरत है। $300 अरब है, पहले $100 अरब की कमिटमेंट की थी, जिसमें लोन्स भी थे, तो ग्रांट्स भी थी, तो गारंटीज भी थी और इन्वेस्टमेंट भी थी।
उसके बावजूद वो $100 अरब इकट्ठे नहीं कर सके थे और $100 अरब दे नहीं सके थे और उसका मैकेनिज्म वाजे नहीं कर सके थे। सारे ग्लोबल कम्युनिटी, ग्लोबल लीडरशिप, क्योंकि वजाहत नहीं है, वेरिएशन बहुत ज्यादा है, हर तरफ से वेरिएशन है। मतलब रिसीव करने वाले उनके अलग अलग कुछ मजबूरियां, कुछ मसले, कुछ वीकनेसेस, कोई स्ट्रेंथ है। जो देने वाले हैं उनकी अपनी पॉलिटिकल एजेंडा है, वो किसी मुल्क को देना चाहते हैं। किसी मुल्क से उनका रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है, किसी से आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है। सोशलिस्ट ब्लॉक वाले जो है कैपिटलिस्ट ब्लॉक वालों से नहीं लेना चाहते, कैपिटलिस्ट ब्लॉक वाले सोशलिस्ट ब्लॉक वालों को कहते हैं हम अपने दुश्मन को क्यों मजबूत करें। तो ये बड़ा मतलब एक जियो पॉलिटिकल सिचुएशन इसके सामने आती है। इसकी वजह से वो $100 अरब नहीं दिए जा सकते। अब ये $300 अरब की कमिटमेंट कर लिए, तो वो उन्होंने जो सबसे बड़ा जो पॉल्यूटर है, जो कि क्योटो प्रोटोकॉल से वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। रियो डी जेनेरियो में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्राजील में, उसमें उसने सबसे पहले ये बात की थी कि ये कहाँ मुमकिन है, कैसे हो सकेगा, वगैरह वगैरह, अमेरिका ने। तो उसके बाद जो है अब तक, और आप जो उसका सदर जो आया है वो जाहिर है एक बहुत बड़ी मतलब लॉबी से ताल्लुक रखता है। यही फॉसिल फ्यूल की इंडस्ट्री हो गई, पूरी बिजनेस कम्युनिटी हो गई, तो उसके लिए ये मुमकिन ही नहीं है सर्वाइव कर। ये आवाज आ रही है ना मेरी? ये सारे उम्मीद भी क्या है, बस एक रिलीफ है कि वो 1 साल में वो बैक ऑफ होते हैं। अभी जैसे वो कह रहे हैं, तो वो 1 साल में वो बैक ऑफ हो जाएगा, कंप्लीटली निकल जाएगा इस सिस्टम से। तो वो यूएनएफसीसी को चलाने के लिए भी फंडिंग देता है। यूएनएफसीसी में क्राइसिस आ जाएगा, उनको अपनी डाउन साइजिंग करना पड़ेगी, उनको अपने ऑब्जेक्टिव जो है ना वो श्रिंक करने होंगे, उनको जो है रैशनलाइज तो नहीं कहूंगा मैं, उसको कम करने होंगे किसी तरह से, क्योंकि उनके पास फंडिंग नहीं होगी। तो फिर जो ग्लोबल साउथ जो बहुत ज्यादा इसके अपराध फेस कर रहा है, उनको फंडिंग कैसे होगी? जाहिर है उस जो $300 अरब की जो कमिटमेंट है, उसमें भी यूएस का और यूएस की जो लॉबी के जो ममालिक है उनका बहुत बड़ा जो रोल है, वहां से भी फंडिंग कम हो जाएगी। तो फिर ये बात आ रही है कि फिर क्या होगा। तो बात एक कॉन्फ्लिक्ट तो ये आ रहा है कि कुछ ममालिक हैं जो साउथ में हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जीएचजी एमिट करते हैं, जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ये बहुत बड़े एमिटर हैं, लेकिन ये हैं साउथ में। और दूसरे नंबर पर ये, जब ये तय हुआ था कि डेवलपिंग नेशंस को डेवलप्ड नेशंस फाइनेंसिंग करेंगे, तो ये डेवलपिंग नेशन थे उस वक्त, अब ये डेवलप्ड नेशन हो गए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, ये क्या करें। लेकिन इंटरनली अब साउथ साउथ को भी ये फंडिंग फाइनेंसिंग कर रहा है। सिंगापुर की कुछ एनजीओ हैं जो पाकिस्तान को डायरेक्ट फंडिंग और फाइनेंसिंग कर रही है। हम अभी इतने ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है, हम इतने सिस्टमेटिक वे में काम नहीं कर रहे। वही उसकी वजह ये है कि ये एजुकेशन, ये अवेयरनेस एक लेवल से बढ़कर हमें ना दी जा रही है, ना ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं कि अब आप हैरान होंगे कि एक सिंगापुर की एनजीओ जो 7 एनजीओ को रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए फंडिंग कर रही है, और उसने कहा नहीं, हम गवर्नमेंट को नहीं मानते, छोड़ें आप गवर्नमेंट को, आप प्रूव करें आप में अहलियत है, हम आपको फंडिंग देंगे। तो उन्होंने प्रूव किया उन एनजीओ ने, उनको फंडिंग मिल रही। तो ये अपॉर्चुनिटीज हमें लेने की जरूरत है। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा राइट है। ये दुनिया के तमाम एग्रीमेंट में ये तय है कि हम ज्यादा फेस करने वाले हैं, हमें ज्यादा एडाप्टेशन की जरूरत है। तो वो हम अपने जेब से पैसे नहीं लगा सकते, वो हमें इधर ही फंडिंग और फाइनेंसिंग से लेनी होगी। तो इस पे बार बार हमें आवाज उठानी होगी, बार बार हमें सोशल मीडिया पे इन बातों को शेयर करना होगा, इसको हमें अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे आर्टिकल लिखने होंगे, ऐसे इवेंट्स को अटेंड करना होगा, ऐसे इवेंट्स में सवालात पूछने होंगे, अपने अपने जो थॉट्स हैं वो शेयर करने होंगे जैसे। तो इसी तरह से ये बात आगे बढ़ेगी और किसी हद तक होगी। तो वो निम्रा बात वही है कि 100% कहीं पर भी कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। किसी न किसी हद तक हर जगह प्रॉब्लम है, लेकिन उन्हीं प्रॉब्लम के दरमियान अपॉर्चुनिटीज भी हैं। अब ये जो कौन सा था, ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है, ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इस वक्त अगर एडाप्टेशन में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, तो वो यही हमारे एशिया के अंदर ही है सबसे ज्यादा एडाप्टेशन की। मतलब लैटिन अमेरिका के अलावा हमारे यहाँ सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी। तो वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अब फंडिंग और फाइनेंसिंग की तरफ बहुत ज्यादा आ रही है और उसकी तरफ जा रही है। जी ये सूरत हाल थी। नहीं लारे, ये आप ऐड करें कौन है ये गुलाम यासीन साहब? वो गुलाम रसूल पाकिस्तानी है जो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्लांटेशन कर रहे हैं साउदर्न पंजाब की साइड के ऊपर, पूरे मुल्क में घूम रहे हैं वो। और वो भी ज्यादातर अपने रिसोर्सेज के ऊपर कर रहे हैं, लोगों से पैसे लेते हैं
और वहीं पर उनके प्लांट्स और पौधे लगा लेते हैं, और अपने तौर पे भी उन्होंने अपने आप को वक्त किया हुआ है। ऐसे लोग वाकई हमारे लिए केस स्टडी और हमारे लिए मिसाल है। ये ताहिर कक्कड़ हैं, जैसे ये जैतून की, इधर हमारे यहाँ भी एक डॉक्टर साहब हैं, मेरे जहन में नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने थर में जैतून और ऑलिव को जो है ना लगाया है। कराची से बेस्ड है, लेकिन वो थर में जाके और मुख्तलिफ इलाकों में सिंध पे जाके वहाँ पर जो है वो प्लांटेशन कर रहे हैं ऑलिव की। जी, अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद रज़ाक, पहले ये हमारे एक कैमेट का एक कोर्स था, उसके अंदर ये होते थे, और ये बलूचिस्तान से आके अटेंड करते थे कराची में कोर्स। पहले मैं एक ऑन साइट ट्रेनिंग कराया करता था इधर, तो उसमें ये थे। मोहम्मद रज़ाक, आप पूछेंगे कुछ, अगर आप वही वाले मोहम्मद रज़ाक हैं तो? जी मोहम्मद रज़ाक, आवाज आ रही है आपको? नहीं, मेरा ख्याल है वो नहीं हो गया जी। तो ये देखें, ये हमारा आज का ये सेशन था, ये हर महीने हुआ करेगा। हमारे कुछ क्लाइमेट एक्टिविज्म के जो ग्रेजुएट्स हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग की हुई है, डिप्लोमा होल्डर हैं, वो आगे इन अलग अलग जो पार्ट्स मैंने आज डिस्कस किए ना जनरल, इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो ये 5 सेशन में ये पूरा बुक रिव्यू खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत अहम किताब है और काफ़ी ज़ख़ीम किताब है इस वजह से। उसके बाद हम एक एक किताब ले लिया करेंगे, जैसे एक मेरे पास फिजिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज के नाम से है, वो फिर मैं उसके ऊपर पेश करूंगा। चाहूंगा कि उसके ऊपर 4.8 मिलियन टन ऑफ अल्कोहल येट स्टिल नॉट यूटिलाइज ईच एन आर। ये देखें, थोड़ा सा इससे बाहर निकल जाता है हमसे। डिस्टिलरी की ये है खानजादा साहब, अपना डिस्टिलरी की उससे आता है ये। नफीस इंजीनियर साहब, व्हाई डज पाकिस्तान प्रोड्यूस 4.8 मिलियन टन ऑफ अल्कोहल एनुअली yet still not utilize E10 or ethanol 10 or 20 fuel blends that include ethanol। हाँ, ये हम इतने बड़े पैमाने के ऊपर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, डिस्टिलरी जिसको कहते हैं, कि जिसके जरिए हम जो है ये अल्कोहल जो है प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उसके बाद उसके नतीजे में जो पैदा होता है एथेनॉल, उसके जरिए हम फ्यूल एथेनॉल से बनाने के लिए तैयार, जरूरत नहीं। बात वही आ जाती है, इधर भी इनिशिएटिव, लैक ऑफ इनिशिएटिव। किसी हद तक कोशिश तो हुई थी एक दौर में, लेकिन उतनी ज्यादा ये हो नहीं सकी, और उसकी वजह ये भी है कि इसको एक मिक्स्ड फ्यूल के तौर पर समझा माना जाता है। तो अब तो डायरेक्ट टारगेट आ गया रिन्यूएबल की तरफ जाने का, तो उसकी वजह से इस पे जो है ना फोकस थोड़ा सा हट गया है, कि जब इसकी तरफ हम जाएंगे एथेनॉल की तरफ, तो फिर इसको जो है ना उसी टेस्ट के अंदर रखा जाएगा कि कितनी एमिशन हो रही है, क्या हो रही है। तो डायरेक्ट क्लीन फ्यूल की तरफ क्यों ना चला जाया जाए और इसको इधर ड्रॉप किया जाए, जबकि इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट शुरू में बहुत ज्यादा आती है। इस वजह से भी इन्वेस्टर जो है ये रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। बाकी हमारी पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग का जो हाल है वो आपके सामने। तो ये है नफीस साहब इसका जवाब। और अपना जी, ये अब आज का हमारा सेशन हुआ कंक्लूड। अब आपसे गुजारिश है कि आप इसमें रेगुलर रहें और इसको शेयर करें। ये हमारा जो है ना प्योरली हमारा कोई कस्टमाइज या ब्रांडेड सेशन नहीं है, ये हमारी ट्रेनिंग के कंपोनेंट का हिस्सा नहीं है जो कि हम करते हैं। ये तो हमने एक ऐसी अपने तौर पे ख्याल जाहिर किया था अपने जो क्लाइमेट एक्टिविज्म के जो ग्रेजुएट्स हैं हमारे, उनके साथ के कुछ करना चाहिए। तो फिर ये तय हुआ था कि ये बुक रिव्यू करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम हमारे जो वो लोग हैं, उनमें से कुछ लोग इसके ऊपर बुक रिव्यू पेश करेंगे मुख्तलिफ पार्ट के ऊपर। और आप भी अगर कोई समझते हैं, कोई ऐसी किताब आपकी नज़र से गुजरी है जिसको इसमें शामिल करना चाहते हैं, या आप उसका रिव्यू देना चाहते हैं, तो वो आप हमसे डिस्कस करके तो उसको रिव्यू दे सकते हैं। और ये ग्रुप हमने जो बनाया है उसमें आप भी शामिल हो, दूसरों को भी आप इसमें रिकमेंड करें, ज्यादा से ज्यादा लोग आए। इंटरेक्टिव इस वजह से नहीं बनाया कि ये फोकस ग्रुप है, इसमें सिर्फ बुक रिव्यू जो हुआ करेगा हमारा एनुअल, उसी वो मंथली उसी के ऊपर बात हुआ करेगी। और ये कोशिश करेंगे रेगुलरली हो। और इसमें नॉर्म्स हमने यही रखे हैं कि इसमें एक तो वक्त की पाबंदी जरूर हम करेंगे, लाजमी वक्त के ऊपर शुरू करेंगे और वक्त पे कंक्लूड करेंगे। और दूसरे नंबर पर हम जो है इसमें बिल्कुल एक पार्टिसिपेटरी अप्रोच करेंगे। जैसे आज मैं मुस्तकिल बोलता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं होगा, बल्कि इसमें बाकायदा सब लोग इसमें वैल्यू ऐड करेंगे, अपने व्यूज देंगे, और इस तरह से इसको लेके चलेंगे। महीने में एक आखिरी इतवार निकालना इतना मुश्किल नहीं है। इस वक्त तो वैसे भी हम लोग आमतौर पर सोते रहते हैं, तो हमें कुर्बानी सिर्फ ईद की देनी होगी। लेकिन इसमें पार्टिसिपेशन को बढ़ाने में आप भी अपना रोल प्ले करें, आप रिकमेंड करें। और नेक्स्ट टाइम आपसे इसका जो इमेज होगा, इन्विटेशन होगा, वो ओपन इन्विटेशन शेयर कर दिया जाएगा। आप अपने सोशल मीडिया पे लगाएं, आप इसको ऑन करें इस बुक रिव्यू सेशन को। और किताबें जो हैं वो हमारे यहाँ ये एक PhD हैं मास कम्युनिकेशन में, डॉक्टर नौरीन मौजूद हैं, ये भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर पढ़ाने में
सिंध मदरसतुल इस्लाम में बड़ा अहम रोल प्ले कर रही है। तो ये सारे लोग, आप लोग माशाल्लाह सब पढ़े लिखे फरीन है, जर्नलिज्म से ताल्लुक है, निब्रा जो है डेवलपमेंट साइंसेज में है। तो आप लोग इसमें कंट्रीब्यूट करें। अब हम वाइंड अप करते हैं, पूरे 12 बज चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये होगा कि जब ये पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी तो फिर जिसको भी कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत होगी वो भी हम दे देंगे कि आपने ये अटेंड किया, और ताकि आप कहीं पर वो काम आ सके, खासतौर पे। ठीक है जी, अब हम वाइंड अप करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। ला रही हूँ चॉकलेट भी ला रही हूँ।